कहानी शुरू होती है एक बुजुर्ग आदमी से जो अपने पेन से लिख रहा है और अपना नाम चाटिया वांडा क्रेमली, अनॉक्स साम्राज्य का महान चांसलर, बता रहा है। चाटिया अपने आप को एक वफादार सेवक बताता है जिसे वैम्पायर्स के राजा की तरह हुकूमत की शान से ज्यादा अपने मालिक की सेवा में खुशी मिलती थी। एक जादुई किताब खुली हुई नजर आती है जो एक कॉम्प्लेक्स मैजिक सर्कल के ऊपर हवा में लटक रही है। चाटिया घोषणा करता है कि वह हिम्मत करके यह रिकॉर्ड छोड़ रहा है ताकि अपने मालिक की असीमित उपलब्धियों को दस्तावेज कर सके। यह रिकॉर्ड एक महान घटना के वर्णन से शुरू होता है। एक दिन आसमान को भर देने वाली बैंगनी बिजली की एक विशाल चमक के बीच एक आदमी अचानक किसी और दुनिया से कहीं से प्रकट हुआ। यह आदमी, जो एक बड़े ड्रैगन वाली भयंकर सीन के साथ आया था, ऑक्स कॉन्टिनेंट पर हमला करने लगा। दृश्य बदलता है, एक बड़ी भीड़ नजर आती है जो ऑक्स एम्पायर के महान सम्राट की जिंदादिली और विजय के लिए उत्साह से चीयर कर रही है। लोग अपने महाराज की जीत का जश्न मना रहे हैं। चांसलर क्रेमली अपने मालिक सम्राट के पास आते हैं, उन्हें बधाई देते हैं और बेपरवाह खुशी के साथ बताते हैं कि इस जीत के साथ सारी डायमेंशंस उनके कदमों के नीचे हैं। लेकिन सम्राट निरुत्साह होकर दोहराते हैं, सारी डायमेंशंस। सम्राट अपने चांसलर की तरफ पीठ घुमाकर अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। वह समझाते हैं कि आखिर में कोई भी उनकी जन्मभूमि के बारे में कुछ नहीं जानता। क्रेमली चिंता से उनकी तरफ देखते हैं। वह हैरान हैं कि उन्हें क्या हो गया है। क्रेमली कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि यह आदमी उनका मालिक है और जिस दिन से वह प्रकट हुए, वास्त्रा कॉन्टिनेंट को जीतने में उन्हें सिर्फ 50 साल लगे। क्रेमली उनके मालिक की भयानक क्षमताओं का वर्णन करते रहते हैं। वह ऐसी हस्ती हैं जो केवल एक विचार से लाखों मृतकों को कमांड दे सकते हैं, और उनकी स्किल और तलवारबाजी में पहाड़ों को चीर देने और समुद्रों को फाड़ देने की क्षमता है। इस मालिक को अनॉक्स एम्पायर के सम्राट के टाइटल से जाना जाता है। वह एक अनक्लासिफाइबल कैटास्ट्रोफी हैं जो दूसरी दुनिया से उतरे हैं। वह अमर हैं, मुर्दों के राजा जो जिंदों पर राज करते हैं। क्रेमली पुष्टि करते हैं कि उन्हें वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए गए किसी भी नाम से ज्यादा सही उनका अपना नाम था। अनगिनत प्राणी उनकी जबरदस्त शक्ति के सामने घुटने टेक देते थे। मूर्ख जो उन्हें चुनौती देते, उन्हें अनडेड बना दिया जाता और उन्हें मजबूर किया जाता कि हमेशा की वफादारी की शपथ लें। कोई भी और कुछ भी उनके महाराज के मुकाबले का नहीं था। उन्होंने ड्रैगन्स को हराया जिन्होंने कॉन्टिनेंट को दहला दिया था, डेमन किंग और डेमन वर्ल्ड के आर्ट्स ड्यूक्स को, हेवेनली डेमन और मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड अलायंस के हेड को, और यहां तक कि किंग ऑफ स्पिरिट्स जो वर्ल्ड ट्री की रक्षा करते हैं, उन्हें भी। और जाहिर है, अनॉक्स कॉन्टिनेंट से जुड़े सारे डायमेंशंस उनके कदमों में गिर गए। लेकिन क्रेमली हैरान है कि उनके जैसा मामूली इंसान अपने मालिक की इच्छा को कैसे समझ सकता है, क्योंकि जो वह सच में चाहते थे वह बिल्कुल कुछ और था। वह बस अपनी जन्मभूमि पृथ्वी लौटना चाहते थे। सारी डायमेंशंस में भटकने के बावजूद लौटने का रास्ता न ढूंढ पाने के बाद सम्राट ने अपने कमांड के नीचे के सारे गॉड्स ऑफ वॉर को बुलाया। अपने सिंहासन से उन्होंने अपने अनुयायियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वह थक चुके हैं और अब गहरी नींद में जाना चाहते हैं। उनके फॉलोअर्स चौंक गए। उनमें से एक ने हैरानी से पूछा कि इस फैसले का मतलब क्या है। एक और, जो एक कंकाली लिच जैसा दिखता था, बोला कि उनके सेवक होने के नाते वे उनकी वापसी का रास्ता ढूंढते रहेंगे। लेकिन सम्राट ने उत्तर दिया, अब वापस लौटने का क्या फायदा? मुझे अपनी जन्मभूमि छोड़े लगभग 300 साल हो चुके हैं। मेरी फैमिली और मेरे दोस्त, जिन्हें मैं बहुत याद करता हूं, बूढ़े हो चुके होंगे, बीमार पड़ चुके होंगे, और अब सब मर चुके होंगे। अब बहुत देर हो चुकी है। फॉलोअर्स दुखी होकर उन्हें देखते रह गए। फिर उन्होंने एक नया आदेश जारी किया, अब से हर किसी को सिर्फ मेरे लिए शाश्वत विश्राम का रास्ता ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। फॉलोअर्स निराशा में चिल्लाए, उनके फैसले पर आपत्ति की। क्रेमली बताते हैं कि इंपीरियल पैलेस में रोने की आवाज उस दिन नहीं रुकी। लेकिन सम्राट के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अंत में पैलेस के सीनियर लिचेस ने डिसइंटीग्रेशन का एक मैजिक सर्कल बनाया जिसे सब कुछ निगल जाने के लिए डिजाइन किया गया था।
सम्राट ने मैजिक सर्कल को देखा और कहा, मुझे लगता है मैं आखिरकार उन सबको देख सकता हूं। इन शब्दों के साथ उनके मालिक अकेले मैजिक सर्कल की ओर बढ़े। क्रेमली उनका पीछा करते हैं, उन्हें आवाज देते हैं। और उसी पल दृश्य में क्रेमली स्वयं मौजूद नजर आते हैं। दौड़ते और जल्दी करते हुए वह अपने मालिक को जोर से बुला रहा था और मैजिक सर्कल की ओर उनके पीछे दौड़ता रहा। उसने घोषणा की कि वह मौत में भी उनकी सेवा करेगा। जब सम्राट का पैर चमकदार मैजिक सर्कल में पड़ा, ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, या कम से कम क्रेमली ने यही सोचा। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और एक आवाज सुनाई दी, लाइट्स क्यों बंद हैं? दृश्य बदलता है। एक आदमी, सम्राट, एक नए शरीर में, जिसका नाम कांग जुन है, एक छोटी लड़की को गोद में पकड़े हुए नजर आता है और क्रेमली को डांटता है, जो एक अनजाने वातावरण में अपनी कंजूसी के लिए चिल्लाते हुए जाग उठता है। कांग जुन उसे आदेश देता है, जब मैं घर पर हूं तो लाइट्स ऑन रखा करो। क्रेमली, जो मॉडर्न स्पोर्ट्सवेयर पहने हुए हैं और अपना सिर पकड़े हुए हैं, जवाब देते हैं। सादर निवेदन के साथ अंधेरी रातों में एक मोमबत्ती सूरज से ज्यादा चमकती है। कांग जुन नफरत से उनकी तरफ देखते हैं। वह हैरान हैं कि यह रस्कल उन्हें जवाब देने की हिम्मत कैसे करता है, और सलाह देते हैं, अगर तुम्हें अपनी स्पीच सादर निवेदन से शुरू करनी है तो बेहतर होगा कि कुछ भी मत कहो। क्रेमली शर्मिंदगी में अपना गला साफ करते हैं। फिर वह अपने मालिक से पूछते हैं, इतनी देर रात को आप बिस्तर पर क्यों नहीं गए, महाराज? कांग जुन बच्चों के खिलौनों से भरे कमरे में खड़े होकर जवाब देते हैं। हैरान थे कि क्या क्रेमली मजाक कर रहा है। मैं सो नहीं सकता क्योंकि बच्ची नहीं सो रही। क्रेमली गहरा झुकते हैं और गहरी माफी मांगते हैं। कांग जुन उन्हें चिल्लाने से मना करते हैं। हैरान कि अगर बच्ची रो पड़ी तो वह क्या करेंगे। और सच में बच्ची सोल हिलना शुरू करती है और फिर जोर से रोने लगती है। कांग जुन गुस्से से कहते हैं, तुम ही उसे जगाए थे तो अब तुम ही संभालो। क्रेमली सुझाव देते हैं, हमेशा की तरह सादर निवेदन से शुरुआत करते हुए, शायद उसे खाना चाहिए। कांग जुन जवाब देते हैं, मैं अभी अभी उसे बेबी फूड खिला चुका हूं। फिर क्रेमली उसी प्रिफेस के साथ सुझाव देते हैं, शायद उसका डायपर चेक करना चाहिए। कांग जुन जवाब देते हैं, वह बिल्कुल साफ है। आखिर में क्रेमली सादर निवेदन दोहराते हुए मान लेते हैं कि अपने मामूली ज्ञान के साथ मैं समझ नहीं सकता कि वह क्यों रो रही है। तो कांग जुन उन्हें हमेशा की तरह बेकार कहते हैं। दृश्य लौटता है क्रेमली की रिकॉर्ड लिखने पर। जब वह लिख रहे होते हैं, उनके पास एक अर्जेंट कॉल आती है जो उन्हें चौंका देती है। कांग जुन की आवाज आती है, लेट नाइट स्नैक आ गया। मेरी बहन ने ऑर्डर किया है। क्रेमली की आंखें स्नैक शब्द सुनकर चमक उठती हैं। कांग जुन बताते हैं कि वह चिकन है। तो क्रेमली चिकन चिल्लाते हुए कमरे से बाहर दौड़ पड़ते हैं, अपनी खुली किताब पीछे छोड़ते हुए। वर्णन किताब से जारी रहता है। क्रेमली समझाते हैं कि मैजिक सर्कल की विफलता के कारण उनके मालिक आखिरकार उस जन्मभूमि पर वापस लौट आए जिसे वह बेहद चाहते थे। और वह लिखते हैं कि इस जगह पर एक ऐसी मौजूदगी थी जिसके बारे में उनके मालिक ने कभी सोचा भी नहीं था, खासकर जब उन्होंने कभी शादी नहीं की थी और उनका कभी कोई प्रेमी नहीं था। दृश्य बदलता है। लाल हेयर टाई दिखाई देती है जो उनकी महारानी राजकुमारी का संदर्भ देती है। वर्तमान में कांग जुन, क्रेमली और बच्ची सोल साथ बैठकर चिकन खा रहे हैं। क्रेमली टिप्पणी करते हैं, चिकन हमेशा स्वादिष्ट होता है। एक महिला, सुबिन, कांग जुन की बहन, अंदर आती है। एक महिला, सुबिन, कांग जुन की बहन, अंदर आती है। वह बूढ़े आदमी क्रेमली से कहती है, बहुत खाइए, आराम से खाइए। सुबिन सोल को पकड़ने और उसे खिलाने का प्रस्ताव देती है ताकि कांग जुन भी आराम से खा सकें। फिर वह पूछती है, क्या आप आज फिर घर पर रुके?
इशारा करते हुए कि वह अभी भी जरूर कंफ्यूज है। कांग जुन खाते हुए जवाब देता है कि वह दरअसल काफी आराम में है क्योंकि वह घर पर था, और जोर देकर कहता है कि वह सच में कंफ्यूज नहीं है। सुबिन चिंता से उसकी तरफ देखती है और बताती है, तुम सच में कंफ्यूज हो, खासकर ऐसी चीज से गुजरने के बाद। कांग जुन जोर देकर कहने की कोशिश करता है कि वह सच में ठीक है, लेकिन सुबिन उसे बीच में रोक देती है। तुम्हें ठीक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए, मैं बस शुक्रगुजार हूं कि तुम जिंदा वापस आ गए। सुबिन उसे याद दिलाती है, तुम पहले गेट इंसिडेंट के दौरान गायब हो गए थे। हैरानी है कि कितने साल बीत गए, तुम सालों तक गेट के अंदर फंसे रहे और अभी अभी घर वापस आए हो, तो तुम्हारा तुरंत बेहतर हो जाना अजीब होगा। इसी बीच क्रेमली कांग जुन को घोषणा करते हुए सुनता है, एक प्रॉब्लम है। क्रेमली चिंता से हैरान था कि इस प्रॉब्लम का स्वरूप क्या है। कांग जुन इस मुद्दे की पुष्टि करता है, फिर सोल से पूछता है, खाना अच्छा है? बच्ची सोल्हा में जवाब देती है। क्रेमली अपने आप में सदमे में सोचता है, क्या महान एब्सोल्यूट मास्टर ने खुद प्रॉब्लम शब्द कहा? कांग जुन क्रेमली से कहता है, उन डॉक्यूमेंट्स को जोर से पढ़ो। क्रेमली पेपर्स पकड़ता है और पढ़ना शुरू करता है। अनपेड फोन बिल्स के लिए डे कलेक्शन नोटिस। कांग जुन पूछता है, अगला? क्रेमली पढ़ता है, लेट पेमेंट्स के कारण पानी बंद होने की नोटिस। कांग जुन फिर पूछता है, अगला? क्रेमली जारी रखता है, ओवरड्यू बैलेंस के कारण बिजली सप्लाई सस्पेंड की नोटिस और गैस बंद होने की चेतावनी। कांग जुन उसे रोक देता है जबकि वह सोल को खाना खिलाता रहता है। क्रेमली डरते हुए पूछता है, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो क्या यह सारे डॉक्यूमेंट्स लेट पेमेंट्स की मांग कर रहे हैं? कांग जुन इसकी पुष्टि करता है, हाँ तुम सही हो, और मेरी बहन ने इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्थिति पूरी तरह गड़बड़ है। क्रेमली, जो समझ नहीं पा रहा था कि रॉयल फैमिली के एक सदस्य से पेमेंट की मांग करने की हिम्मत कौन करेगा, सुझाव देता है, सादर निवेदन, हम टेम्पररी तौर पर टैक्स रेट्स बढ़ा सकते हैं और नोबल्स व रीजन लॉर्ड्स पर प्रोग्रेसिव टैक्स लगा सकते हैं। कांग जुन अपनी हंसी को दबाते हैं और फिर प्रोग्रेसिव टैक्स के आइडिया पर जोर से हंस पड़ते हैं, अपना सिर पकड़ते हुए। यह देखकर क्रेमली डर जाता है। वह हैरान था कि उसके मालिक को क्या हो गया है। कांग जुन उसे एक शरारती मुस्कान के साथ कहता है कि वह बिल्कुल गलत है और वह समझाता है कि अगर वह अर्थ पर अपनी स्थिति को अनोक्स में सोशल क्लासेस से कंपेयर करें तो वह मुश्किल से स्लेव्स या कॉमनर्स के लेवल पर होंगे। कांग जुन अपना एक्सप्लेनेशन जारी रखता है, अपनी उंगली से इशारा करते हुए कि उन्हें कठिन काम और सेवा सहना पड़ेगा और सिर्फ जिंदा रहने के लिए रूलिंग क्लास से थोड़ा सा पैसा मिलेगा। क्रमसली बहुत शॉक्ड नजर आता है और वह अपने आप में सोचता है कि भले ही वह रॉयल वैम्पायर्स की एक शुद्ध वंश रखता है और एक बार वैम्पायर लॉर्ड के पद तक पहुंचा और अपने महाराज की गिन गिन के मेरिटोरियस डीड से सेवा करके आर्च ड्यूक का टाइटल प्राप्त किया, इस दुनिया में वह सिर्फ एक स्लेव है। क्रमसली लड़खड़ाता है और अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है, अपने आप को शांत होने के लिए कहता है और फैसला करता है कि एक सच्चा फॉलोअर को संकट के समय भी अपनी वफादारी साबित करनी चाहिए। क्रमसली कांगजुन के सामने घुटने टेक देता है, घोषणा करता है कि वह उन्हें एक नया एम्पायर स्थापित करने में मदद करेगा ताकि वह फिर से थ्रोन पर बैठ सके, जिसका कांगजुन उदासीनता से जवाब देता है कि उसे जो करना है वह करे। कांगजुन आह भरता है और सोल को पकड़ता है, समझाते हुए कि उन्हें पैसा कमाना है। बाद के एक सीन में कांगजुन सोल को बेबी फूड खिलाने की कोशिश करता है, उससे अपना मुंह खोलने के लिए पूछता है लेकिन सोल मना कर देती है। सुबिन उन्हें देखते हुए नजर आती है और कहती है कि उन्होंने यह बेबी फूड ब्लैक सेसमी सीड्स के साथ खासकर बनाया है, लेकिन लगता है कि सोल को यह सच में पसंद नहीं है। कांगजुन एक सलाह याद करता है कि जब एक बच्चा खाने से मना करता है तो उन्हें कभी मजबूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें खाने की प्रक्रिया में इंटरेस्ट ढूंढने में मदद करनी चाहिए। इसे एक खेल के रूप में फ्रेम करके कांगजुन फैसला करता है कि वह एक गेम खेलेंगे तो सोल और सुबिन इंटरेस्ट से उसकी तरफ देखते हैं।
कांग जुन समझाता है कि यह एक कंपटीशन है यह देखने के लिए कि कौन अपने खाने को बेहतर चबा और निगल सकता है। कांग जुन स्पून उठाता है और उसकी आंखें चमकती हैं और वह घोषणा करता है कि अगर वह जीत जाती है तो वह आज जो चाहे वह कर सकती है। फिर उससे पूछता है कि क्या वह चैलेंज एक्सेप्ट करती है। सोल्स की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठती हैं और वह चैलेंज के लिए अपनी सहमति चिल्लाकर व्यक्त करती है। सुबिन मुस्कुराती है और उसे प्रोत्साहित करती है। सोल को खाने और अपने पिता को हराने के लिए पूछती है। सोल उत्साह से देखती है जबकि कांग जुन एक शरारती मुस्कान मुस्कुराता है और सोचता है कि वह बहुत स्लो है। कांग जुन अपने अतीत के बारे में सोचता है याद करते हुए कि उसे अनॉक्स कॉन्टिनेंट पर सब कुछ के बीच में फेंक दिया गया था और वह कहता है कि सिर्फ एक ही रीजन था कि वह एक एब्सोल्यूट पावर तक पहुंच पाया। वो यह था कि उसने अपनी पूरी कोशिश की भले ही एक सिंगल रैबिट का शिकार करते समय। फिर वह भयानक तरीके से खाना शुरू करता है। उससे कहता है कि उसकी पैथेटिक स्पीड के साथ वो उसे कभी नहीं हरा पाएगी। सोल अपने पिता के चैलेंज पर एक शॉक्ड रिएक्शन दिखाती है और उसकी आंखें जल्दी से आंसुओं से भर जाती हैं। बच्ची रोने लगती है तो सुबिन उसके पास दौड़ती है और उसे पकड़ती है। कांग जुन से गुस्से से पूछती है कि उसने उसे क्यों रुलाया। कांग जुन अपना बचाव करता है कहते हुए कि वह उसे रुलाने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन सुबिन जवाब देती है कि कोई भी यही सोचेगा कि वह उसे रुलाने की कोशिश कर रहा था। कांग जुन अपनी रोती हुई बेटी की तरफ देखता है और उसे संबोधित करता है कहते हुए कि अगर उसे लगता है कि यह अनफेयर है तो उसे और मजबूत होना चाहिए। सुबिन चुपचाप खड़ी रहती है। सोल और भी ज्यादा रोती है तो सुबिन आभरती है जबकि उसे शांत करने की कोशिश करती है। इसी बीच क्रमसली को अपने रिकॉर्ड में लिखते हुए देखा जाता है लिखते हुए कि उनके महाराज सम्राट ने राजकुमारी को एक फूड डुएल के लिए चैलेंज किया आज सुबह और उन्होंने राजकुमारी के खिलाफ अपनी पूरी कोशिश की जो 3 साल की भी नहीं है और जीत छीन ली। क्रमसली लिखना जारी रखता है जबकि खिड़की से बाहर देखता है। अपनी एंट्री को यह कहते हुए पूरा करता है कि कोई भी उसके भविष्य की कार्यवाहियों के बारे में हल्की चिंता महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकता। बाद में कांग जुन सोल को पकड़े हुए नजर आता है और अपनी बहन सुबिन से पूछता है कि क्या वह आज बाहर जा सकता है। सुबिन साफ सफाई करना रोक देती है और हैरानी में उससे पूछती है कि वह अचानक बाहर क्यों जा रहा है। सुबिन अपनी चिंता व्यक्त करती है कहते हुए कि आज उसका छुट्टी का दिन है तो वह सोल का ख्याल रख सकती है, लेकिन उसका अकेले बाहर जाना चिंता की बात है। क्रमसली बीच में बोलता हंसते हुए और सुबिन को आश्वस्त करता है कि यह बिल्कुल ठीक रहेगा समझाते हुए कि वह उसके साथ जाएगा। सुबिन हैरानी में उससे पूछती है कि क्या वह भी उसके साथ जॉय करने वाला है। सीन कांग जुन और क्रमसली के बस में सफर करते हुए शिफ्ट होता है। कांग जुन पैसे के बारे में सुबिन के साथ अपनी कॉन्वर्सेशन याद करता है। याद में वह याद करता है सुबिन को यह मानते हुए कि उसके पास एक पैसा भी नहीं है समझाते हुए कि जिस नेबरहुड में वह रहते हैं वह डेंजरस है तो मंथली रेंट सस्ता है, लेकिन वो अब सिक्योरिटी डिपॉजिट का इस्तेमाल कर रही है। कांग जुन को याद है कि उसने उससे कितना चाहिए पूछा था, लेकिन उसने उसे चिंता नहीं करने के लिए कहा था कि वह कोई सल्यूशन ढूंढ लेगी और उसे सिर्फ अपने हाथ पर ध्यान देना चाहिए। हल्की हंसी के साथ उसने आगे कहा, मैं बस उम्मीद कर रही थी कि इस हफ्ते खरीदी गई लॉटरी टिकट से लगभग 1 बिलियन वॉन जीत जाऊं। सुबिन लेटते हुए सोल को देखती है, उसकी टांग को गले लगाते हुए आगे कहती है। सोल उस उम्र में है जहां उसे सारे प्यार और ध्यान की जरूरत है जो वह पा सकती है बस में वापस। कांग जुन अपने आप में सोचता है, यह एक प्रॉब्लम है जिसे पैसा सॉल्व कर सकता है। वह क्रेमसली से कहता है कि वह इस बारे में सोच रहा था और समझाता है कि अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को सुधारने के लिए उसे एक नए नाम और पहचान की जरूरत होगी। क्रेमसली हैरान था, क्या वह मेरे नाम के बारे में बात कर रहे हैं? कांग जुन इसकी पुष्टि करता है और कहता है कि उसने उसके लिए एक नया नाम सोचा है।
जो इस जगह के लिए सही है। क्रेमसली घबराकर निकलता है, लेकिन उत्साह में सोचता है कि महान सम्राट उसे एक नया नाम देने वाले हैं। कांग जुन घोषणा करता है, तुम अब चाट या वनडे क्रेमसली नहीं, बल्कि चोई डोलसू हो। डोलसू कंफ्यूजन में नाम दोहराता है और अपने आप में सोचता है कि वह इस दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं रहा है। कांग जुन उसके एक्सप्रेशन को नोटिस करता है और पूछता है, क्या तुम्हें नया नाम पसंद नहीं है? क्रेमसली मना में सिर हिलाता है। कांग जुन पूछता है, तो फिर यह चेहरा क्यों? कांग जुन समझाता है, डोलसू नाम पीढ़ियों से चला आ रहा है। यह सिर्फ सबसे वफादार फॉलोअर्स के लिए रिजर्व्ड है। डॉल का मतलब है रॉक और सू का मतलब है स्टील। ये प्रतीक है कि तुम्हारे पास रॉक और स्टील जैसी सॉलिड वफादारी है। वह आगे कहता है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो मैं नाम बदल सकता हूं। डोलसू उत्साह से उसे रोक देता है। मैं हिम्मत नहीं करूंगा कि एक मामूली सेवक की तरह सम्राट द्वारा दिए गए नाम का मूल्य आंकूं। कांग जुन संतुष्टि से सिर हिलाता है, खुश कि उसे नाम पसंद आया, और अपने आप में सोचता है, यह नाम किम गाइडोंग से तो कहीं बेहतर है। जो सबसे पहले दिमाग में आया था। वे शहर के एक बस स्टेशन पर पहुंचते हैं। कांग जुन डोलसू से कहता है, हम पहुंच गए हैं, उतरो। डोलसू सवालिया नजरों से चारों तरफ देखता है, उदारता के लिए धन्यवाद देता है और पूछता है, लेकिन हम असल में जा कहाँ रहे हैं? कांग जुन जवाब देता है, हम एक गेट की तरफ जा रहे हैं। डोलसू की आंखें चमक उठती हैं। वह उत्साह से सोचता है कि गेट जरूर हर तरह के मॉन्स्टर्स से भरा होगा। हंसते हुए वह कहता है, आपने एक समझदार फैसला लिया है। कांग जुन डोलसू से पूछता है, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? और डोलसू दार्शनिक अंदाज में जवाब देता है, चाहे एक मशहूर तलवार कितनी भी एक्सेप्शनल क्यों न हो, अगर उसे लंबे समय तक अपनी शीथ में छोड़ दिया जाए तो वह डल और रस्टी हो जाती है। सिर्फ फिर से बैटलफील्ड पर जाने का विचार ही मुझे एक्साइटेड कर देता है। कितना समय बीत गया है जब आखिरी बार जहां खून चीखों से मिलता था और जीवन और मौत दांव पर लगे होते थे। चलते हुए कांग जुन इशारा करता है, यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वह समझाता है कि वे पोर्टर्स के रूप में जाएंगे, जो डोलसू को कंफ्यूज कर देता है। पहला पुष्टि करता है, गेट के अंदर हंटिंग के लिए हर व्यक्ति के लिए 1 मिलियन वॉन का रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहिए। डोलसू सड़क पर घुटनों के बल बैठ जाता है, घोषणा करता है, मैं किसी भी हाल में सिर्फ एक पोर्टर नहीं हो सकता। कृपया आप अकेले काम करें जब तक फैमिली की फाइनेंशियल स्थिति नहीं सुधर जाती। लोग उनके चारों ओर जमा होने लगते हैं, हैरान कि क्या हुआ। कांग जुन धीमी आवाज में कहता है, हंगामा बंद करो, सब हमें देख रहे हैं। लेकिन डोलसू उठने से मना कर देता है। कसम खाता है, भले ही मेरी गर्दन पर ब्लेड रख दिया जाए, मैं पोर्टर बनकर काम स्वीकार नहीं करूंगा। तभी एक परछाई कांग जुन के चेहरे पर गिरती है। वह धीरे से पूछता है, क्या तुम सच में उठने से मना करोगे? फिर तेज लहजे में, क्या तुम मरना चाहते हो? डोलसू घबरा जाता है, सोचता है कि उसके मालिक नाराज हैं, और उसे याद आता है कि वार्निंग को अनदेखा करने से वह चाउन मा हेवनली डीमन की तरह ट्रैजिक अंत पा सकता है। वह तुरंत उठकर माफी मांगता है, महाराज कृपया क्षमा करें। कांग जुन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं जानता हूं, तुम्हारे शब्द वफादारी से आए थे। कांग जुन ने फिर उसे आश्वस्त किया, समझाते हुए कि उसने सुना था कि एक पोर्टर की डेली वेज लगभग 3 लाख वॉन है और उन्हें सिर्फ कुछ दिन ही काम करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फीस और बिल्स को कवर करने के लिए, और फिर उन्हें इस जॉब में जारी नहीं रखना पड़ेगा। उसी दौरान जब वे बात कर रहे थे, एक अजीब आदमी उनके पास आया, हंटिंग कपड़े पहने, बैकपैक लिए हुए। उसने पूछा, क्या आप लोग आज डॉक गेट के लिए पोर्टर जॉब के एप्लीकेंट्स हैं? सीन बदलता है। गेट का एरिया दिखाया जाता है, एक ग्लोइंग पर्पल गेट जिसके आसपास गार्ड्स और आने जाने वाले लोग बिखरे हुए हैं।
डॉल्सू ने हैरानी से नोट किया कि लोग उसके पास से ऐसे गुजर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भले ही गेट खुला हुआ था। आदमी ने अपना परिचय दिया, किम बोंगू, रैंक हंटर, और उसने उन्हें बाकी हंटरों से मिलवाया। फिर एक विशाल, गंजा हंटर, ली बयोंगचोल, नफरत भरे स्वर में बोला कि एक बुजुर्ग आदमी और पतला लड़का पोर्टर के रूप में काम करेंगे। डॉल्सू ने जवाब दिया कि अपनी वृद्ध आयु के बावजूद वह काम करने में सक्षम है, और अपना परिचय शुरू ही किया था कि ली बयोंगचोल ने उसे मजाक में बीच में रोक दिया। ली बयोंगचोल ने रूखे तरीके से कहा, पोर्टर का पेशा इतना कठिन है कि मजबूत आदमी भी सहन नहीं कर सकते। तो तुम लोग क्या कर सकते हो? डॉल्सू ने फुसफुसाकर अपने मालिक से पूछा, क्या मैं इन्हें मार दूं? लेकिन कांग जून ने तुरंत विचार को रिजेक्ट कर दिया, समझाते हुए, समय अभी नहीं आया है। हमें सिर्फ कुछ दिन पोर्टर का काम करना है ताकि आईडी कार्ड अवेकनर्स के रूप में के लिए जरूरी पैसे इकट्ठे कर सकें। डॉल्सू ने अपने मालिक की योजना समझ ली और प्रशंसा से सोचने लगा कि वह लगभग गलती कर बैठता अगर यह कांग जून की बुद्धि न होती। कांग जून आगे बढ़ा और पूछा, ग्रुप का लीडर कौन है? किम बोंगू ने जवाब दिया, मैं स्क्वाड का लीडर हूं। कांग जून ने पूछा, क्या आपने हमें हायर करने में हिचक इसलिए की क्योंकि हमारा अपीयरेंस भरोसेमंद नहीं लगा? किम ने स्वीकार किया। लेकिन उसी पल ली बयोंगचोल बीच में बोल पड़ा, जोर देकर कहता हुआ कि हम ताकतवर हैं और कोई परेशानी नहीं करेंगे। किम बोंगू हिचकिचा रहा था, सोच रहा था कि क्या करे। उसे अपने परिवार की याद आई जो अस्पताल में थे, और इस हफ्ते पैसे की अत्यधिक जरूरत थी। आखिरकार उसने दोनों को टीम में स्वीकार करने का निर्णय लिया, मानते हुए कि वह इस गेट को मिस नहीं कर सकता। ली बयोंगचोल सदमे में उसे देखता है। क्या तुम गंभीर हो? किम उसे आश्वस्त करता है, यह सिर्फ रैंक गेट है, कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये दोनों इसे संभाल सकते हैं। वह आगे ली बयोंगचोल को याद दिलाता है कि इस हफ्ते उसे अपनी मां के अस्पताल बिल, भाई की एकेडमी फीस और उसके फील्ड ट्रिप फीस भरनी है। ली बयोंगचोल अनिच्छा से सहमत हो जाता है। किम बोंगू उसे धन्यवाद देता है। वह जवाब देता है, धन्यवाद की जरूरत नहीं, वैसे भी हमारे पास वह फ्रैंक हंटर है। ली बयोंगचोल समझाता है, फ्रैंक हंटर लड़ने की ताकत के लिए किसी काम का नहीं, तो हम उससे लगेज कैरी करवा लेंगे, फिर लगेज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कांग जून यह इंटरैक्शन नोटिस करता है और अपने आप में सोचता है कि लगता है कोई और भी है। उसी पल ली बयोंगचोल फ्रैंक हंटर को आते देखता है और उसका नाम चिल्लाकर बुलाता है। नाराज होकर कहता है कि मैंने अभी तुम्हें कॉफी लाने को कहा था। फ्रैंक हंटर दौड़ता हुआ आता है, हांफते हुए माफी मांगता है और कॉफी देता है। जैसे ही ली बयोंगचोल कॉफी लेता है, कांग जून सीन को देखता है और सोचता है, क्या एक लॉरेंट हंटर को इस तरह एक सेवक की तरह ट्रीट किया जा सकता है? लगता है यह दुनिया भी एक्स कॉन्टिनेंट से अलग नहीं है, जहां स्ट्रॉन्ग वीक का शिकार करते हैं, और उसे यह एहसास थोड़ा कड़वा लगता है। ली बयोंगचोल अपना बैग जमीन पर फेंकता है, दूसरों पर चिल्लाता है, पूछता है कि वे क्या कर रहे थे और क्या वे कल निकल रहे हैं। फ्रैंक हंटर विरोध करता है, लेकिन ली बयोंगचोल उसे रूखे तरीके से रोक देता है। पीछे रहो और पोर्टर्स की मदद करो। क्या तुम्हें लगता है कि यह बुजुर्ग आदमी और पतला लड़का लगेज ठीक से कैरी कर सकते हैं? और ली बयोंगचोल उसे डांटना जारी रखता है, उसे याद दिलाते हुए कि वह काफी दयालु था कि उसने उसे ज्वाइन करने दिया। आगे कहता है कि फ्रैंकली, अगर वह फ्रंट पर जाता है तो वह सिर्फ एक रुकावट होगा। फ्रैंक हंटर मान लेता है, कहते हुए कि वह समझता है। फिर ली बोंगचाल कांगजुन की तरफ मुड़ता है और उसे इग्नोरेंट बुलाता है। कांगजुन आश्चर्य में वह शब्द अपने दिमाग में दोहराता है। ली बोंगचाल अपनी उंगली उसकी तरफ इशारा करते हुए उसे आश्वस्त करता है कि उसका मतलब वही है और चेतावनी देता है
कि उसे वहां अपनी जिंदगी की चिंता करने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए उसे उन्हें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। वह आगे कहता है कि यही बात उस बुजुर्ग आदमी पर भी लागू होती है। डाउलू गुस्से में था, हैरान कि उस घमंडी बदमाश की हिम्मत कैसे हुई। उसके बाद ली बोंगचाल दूर चला जाता है। तब फ्रैंक हंटर लगेज के पास आता है और घोषणा करता है कि वह सबसे भारी लगेज कैरी करेगा। और जब वह एक बड़ा बैग अपनी पीठ पर उठाता है, वह आगे कहता है कि भले ही वह सिर्फ फ्रैंक हो, वह अभी भी जागृत है। और भले ही वह कॉम्बैट में कोई उपयोग का नहीं हो सकता, लेकिन वह आसानी से कुछ बैग्स कैरी कर सकता है। कंग जुन उसकी तरफ देखता है और उससे सहमत होता है। और जब हंटर एक पल के लिए हिचकिचाता है और पूछता है कि क्या गलत है, तो कंग जुन जवाब देता है कि वह उसे एक सलाह देना चाहता है। हंटर हैरानी में पूछता है कि उसका क्या मतलब है, जिस पर कंग जुन समझाता है कि उसे आज हर हाल में पैसा कमाना है और उसे कोई परेशानी नहीं चाहिए। और जब हंटर कंफ्यूजन में हैरान होता है, कंग जुन उसकी तरफ एक तेज नज़र से देखता है, कहते हुए कि वह इतना मासूम होने का दिखावा कर रहा है और इतना कमज़ोर भी। और उसे सलाह देता है कि कम से कम आज के लिए वह आखिर तक एक्ट करना जारी रखे। कंग जुन ठंडे स्वर में आगे कहता है कि उसे बस उनका लगेज कैरी करने में मदद करनी है और चुपचाप वापस जाना है। हैरान था कि क्या यह इतना मुश्किल है समझना। फिर वह दोसू की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उन्हें जाना चाहिए, जिस पर दोसू सहमत हो जाता है। और जब वे एंट्रेंस ऑफिस पर पहुंचते हैं, दोसू पूछता है कि क्या यह किसी तरह की एंट्री प्रोसीजर है। डेस्क के पीछे बैठा एक कर्मचारी किम बोंगू को संबोधित करता है और गुरु डिजिटल कॉम्प्लेक्स स्टेशन के पास गेट का इस्तेमाल करने के लिए उनकी रिजर्वेशन की पुष्टि करता है। और आगे कहता है कि वे अभी प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन कर्मचारी उन्हें चेतावनी देता है कि भले ही यह सिर्फ एक डंग गेट हो, यहां हाल ही में एक सीरीज ऑफ फेटल एक्सीडेंट्स हो चुकी है। किम बोंगू चिंता के साथ फेटल एक्सीडेंट्स वाक्यांश दोहराता है। कर्मचारी पुष्टि करता है, कहते हुए कि मैनेजमेंट ऑफिस ने इसे एक इन्वेस्टिगेशन साइट नियुक्त किया है, और आगे कहता है कि भले ही कठिनाई हाई नहीं है, परंतु कारण अननोन है, इसलिए कृपया सावधान रहें। किम बोंगू उसे धन्यवाद करता है। ग्लोइंग पर्पल गेट बाहर नजर आता है। तीनों हंटर, किम बोंगू, ली बोंगचाल दौड़ते हैं और गेट में प्रवेश करते हैं। कंग जुन दोसू से कहता है कि उन्हें भी जाना चाहिए, और वह हामी भरता है और वे उनके पीछे एंटर करते हैं। जैसे ही वे प्रवेश करते हैं, सिस्टम इंटरफेस कंग जुन के सामने एक ब्लैक वॉइड में नजर आता है। मैसेज डिस्प्ले होते हैं। इनिशिएटिंग प्लेयर इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन, डिटर्मिनिंग प्लेयर्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, लोडिंग प्लेयर्स अचीवमेंट्स, प्रोग्रेस प्रतिशत के साथ नजर आते हुए। फिर दो आखिरी मैसेज नजर आते हैं। इस प्लेयर की फिजिकल एबिलिटीज स्टैंडर्ड से अधिक है। एक्यूरेट मेजरमेंट लोड नहीं किया जा सकता। प्लेयर इनिशिएशन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। उसके बाद टीम खुद को एक अंधेरे और डरावने जंगल में पाती है। ली बोंगचाल कमेंट करता है कि इस गेट के बारे में कुछ शक है। ली बोंगचाल बात जारी रखते हुए हैरानी से पूछता है कि क्या उन्हें बताया नहीं गया था कि यहां अनडेड टाइप मॉन्स्टर्स नजर आएंगे। किम बोंगू इसकी पुष्टि करता है, कहते हुए कि उन्हें पूरी कोशिश करनी होगी ताकि इसे जल्दी खत्म कर सकें और यहां से बाहर निकल सकें। कंग जुन उनके पीछे चलता है। अचानक एक विशाल ब्लू सिस्टम विंडो कंग जुन के सामने अकेले दिखाई देती है। विंडो डिस्प्ले करती है प्लेयर नेम ली कंग जुन, क्लास नेक्रोमांसर, लेवल 1। इसके नीचे उसके टाइटल्स और स्टैट्स दिखते हैं जो इस रूप में हैं, और यह समझाया जाता है कि प्लेयर का लेवल बहुत लो है, इसलिए कोई भी फॉलोअर समन नहीं किया जा सकता। कंग जुन अपने आप में हैरान होता है, यह क्या है। वह विंडो का विश्लेषण जारी रखता है और झुंझलाकर सोचता है कि लेवल 1 होना बिल्कुल बकवास है। आगे कहता है कि उसे भी अपनी ताकत मापने में कठिनाई होती है, तो यह कौन है जिसने इसे इस तरह मेजर करने की हिम्मत की। और वह डिवाइन पावर का मतलब जानकर भी हैरान था। लेकिन कंग जुन टाइटल्स के टॉपिक को इंटरेस्टिंग पाता है। वह मानता है कि उसे एब्सोल्यूट नेक्रोमांसर टाइटल तब मिला जब उसकी ब्लैक मैजिक 9th सर्कल तक पहुंच गई। और डायमेंशन इन्वेडर टाइटल को देखते हुए वह सोचता है कि उसे यह इसलिए मिला क्योंकि वापसी का रास्ता ढूंढते समय उसने अनजाने में कई डायमेंशनों को संकट में डाल दिया। जहां तक डीमन स्लेयर टाइटल का सवाल है, वह अंदाजा लगाता है कि शायद उसने 1 मिलियन से अधिक डीमंस को मारा होगा। और ड्रैगन स्लेयर टाइटल शायद उसे तब मिला जब उसने उस ड्रैगन को मार गिराया। फिर वह उस टाइटल पर आता है, वर्ल्ड ट्री को लूटने वाला।
कंग जुन सोचता है कि यह अमेजिंग है कि वे सिर्फ डिवाइन ट्री को स्पिरिट वर्ल्ड से छीन लेने के लिए एक टाइटल देने की हद तक चले गए। उसे याद आता है कि उसने उसे सिर्फ पैलेस गार्डन में लगाने के लिए लिया था क्योंकि वह खाली लग रहा था, और खुद से कहता है कि उसे नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी मुरझा जाएगा। कंग जुन फॉलोअर्स सेक्शन देखता है और महसूस करता है कि अगर वह अपना लेवल बढ़ाए तो वह उन फॉलोअर्स को समन कर सकता है जिनसे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। कंग जुन मुस्कुराता है, सोचते हुए अगर वह सिर्फ 200 तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इंपीरियल कोर्ट के मिनिस्टर्स, पैलेस, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और ट्रेजरी को भी पृथ्वी पर समन कर सके तो यह बहुत सुविधाजनक होगा। उसी पल ली बोंगचाल कंग जुन पर चिल्लाता है, उसे डांटते हुए कि वह ऐसी जगह पर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है जहां उनकी जिंदगियां दाव पर हैं। किम बोंगू घोषणा करता है कि उन्हें मूव करना चाहिए। ग्रुप अंधेरे और निर्जन जंगल में आगे बढ़ता है। तीनों हंटर आगे चलते हैं जबकि कंग जुन और दोसू पीछे आते हैं। ली बोंगचाल घृणा से उस गंदी जगह पर टिप्पणी करता है। किम बोंगू उससे सहमत होता है, कहते हुए कि उन्हें इसे जल्दी खत्म करना चाहिए और यहां से बाहर निकलना चाहिए। फ्रैंक हंटर वापस मुड़कर कंग जुन और दोसू की तरफ देखता है। कंग जुन सोचता है, क्या हमें बस इनका पीछा ही करना है? दोसू कंग जुन से फुसफुसाते हुए कहता है कि यह जगह हैरानी की बात है कि आरामदेह है, और कहता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसका थका हुआ शरीर और मन ठीक हो रहा है। कंग जुन जवाब देता है, यह अच्छा है। कंग जुन चारों तरफ घने जंगल को देखता है। हैरान कि क्या यहां अनडेड टाइप मॉन्स्टर्स नहीं होने चाहिए थे? वह सोचता है कि यह जगह डेडलैंड्स, एनॉक्स कॉन्टिनेंट के एक फॉरबिडन एरिया जैसी है, और उसे लंबे समय बाद पहली बार रिफ्रेशिंग महसूस हो रहा है। अचानक किम बोंगू अपना हाथ उठाता है और सबको रुकने का आदेश देता है। फ्रैंक हंटर तैयार हो जाता है और अपने हाथों में ग्लोइंग ब्लू एनर्जी इकट्ठी करता है। किम बोंगू कहता है, काम शुरू करने का समय है। जिस पर फ्रैंक हंटर हाँ में जवाब देता है। उनके सामने जमीन से हथियारबंद स्केलेटन का एक समूह उठता दिखाई देता है। किम बोंगू अपनी मैजिकल एनर्जी इकट्ठी करता है और एक विशाल आइस स्पीयर बनाता है। वह चिल्लाता है और स्पीयर को एक स्केलेटन पर फेंक देता है। विस्फोट से कई स्केलेटन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कंग जुन हल्की रुचि के साथ मैजिकल एक्सप्लोजन देखता है और सोचता है कि यह दिलचस्प है। इसी बीच ली बोंगचाल अपनी विशाल शील्ड का इस्तेमाल अटैक ब्लॉक करने और कई स्केलेटन को हराने में करता है। कंग जुन सीन का विश्लेषण करता है और सोचता है कि वे कमजोर हैं, लेकिन कम से कम उनमें फॉर्म है। लड़ाई खत्म होने के बाद जमीन स्केलेटन के अवशेषों से भर जाती है। किम बोंगू राहत की सांस लेता है, नोट करते हुए कि यही सब कुछ था। फिर वह ग्रुप को पहले मना स्टोन्स इकट्ठा करने और फिर आगे बढ़ने का आदेश देता है। कंग जुन, दोसू और फ्रैंक हंटर बिखरी हुई कब्रों और हड्डियों के बीच चमकते पर्पल स्टोन्स इकट्ठा करना शुरू करते हैं। अचानक और स्केलेटन उन पर हमला कर देते हैं। ली बोंगचाल गुस्से में चिल्लाता है, परेशानी से हैरान कि क्या ये और भी हैं? यह कितनी बार होगा? जबकि वह अपनी शील्ड से हमला ब्लॉक कर रहा था, वह स्केलेटन पर चिल्लाता है। वह उन्हें उसके चेहरे से दूर होने के लिए कहता है। कंग जुन उसे चेतावनी देता है कि वो इस बार सावधान रहना चाहेगा, जिससे ली बोंगचाल गुस्से में आ जाता है, जो उससे परेशानी से पूछता है कि उसका क्या मतलब है। कंग जुन शांति से समझाता है कि उनमें आर्चर्स हैं। ली बोंगचाल उपहास करता है, हैरान था कि यह बकवास है, और अचानक उसकी तरफ एरोज उड़ते हैं। वह गुस्से से बड़बड़ाता है, जबकि अपनी शील्ड को मुश्किल से उठाता है उन एरोज को ब्लॉक करने के लिए जो तेजी से उससे टकराते हैं। दोनों, ली बोंगचाल और किम बोंगू, शॉक में लगते हैं और पहला वाला बड़बड़ाता है, हैरान था कि क्या हो रहा है। उसी पल एक एरो सीधे कंगजुन की तरफ जाता है, लेकिन वह उसे शांति से अपने हाथ से पकड़ लेता है, इससे पहले कि वह उसके चेहरे से टकराए। कंगजुन अपने हाथ में टूटे हुए एरो को देखता है, अनायास बड़बड़ाता है कि यह क्यों हुआ। किम बोंगू और ली बोंगचाल उसकी तरफ डिसबिलीफ में देखते हैं। पहला वाला हैरान था कि उसने यह कैसे किया, जबकि बाद वाला पूछता है कि उसका क्या मतलब है। कंग जुन उदासीनता से जवाब देता है, समझाते हुए कि यह तो बस लक था। फिर वह हंटर्स की तरफ मुड़ता है, उन्हें उनकी लैक ऑफ अटेंशन के लिए डांटता है, और गुस्से से आगे कहता है कि वह लगभग उनके कारण मर गया था। फिर थकान से बड़बड़ाता है कि जीने की कोशिश करना कितना मुश्किल और कड़वा है। किम बोंगू कंग जुन को देखता है और अपने आप में सोचता है, हैरान था कि क्या वो सचमुच लगभग मर गया था।
लेकिन फिर वह महसूस करता है कि ऐसा नहीं है। वह फिर जमीन पर पड़े हुए एरो को देखता है। हैरान था कि क्या यह सचमुच सिर्फ लक था। स्केलेटन्स हमला करते हैं तो किम बोंगू चिल्लाता है, मांग करता है कि वे उन क्रिएचर्स को पहले खत्म करें। ली बोंग चाउल उसके साथ ज्वाइन हो जाता है, उन्हें खत्म करने की जरूरत पर जोर देता है, जबकि तीनों हंटर्स सामने स्केलेटन से लड़ते हैं। दोसू पीछे है, अपना सिर पकड़े हुए और दर्द में, जबकि अपने लीडर को बुला रहा है। उसी पल कंगजुन उसके साथ रॉक पेपर सीजर्स का गेम खेल रहा है। वह उसे कहता है कि वह इस बार रॉक फेंकने के बारे में सोच रहा है, अपना दिमाग बदलने की संभावना के साथ। तो दोसू उसे रुकने के लिए भीख मांगता है। कंगजुन उससे पूछता है कि वह खेलने से मना क्यों कर रहा है, समझाते हुए कि यह एक मजेदार गेम है। दोसू शिकायत करता है कि सिर्फ उसे ही चोट लग रही है और मारने के बजाय उसे मार देने की भीख मांगता है। कंगजुन जवाब देता है कि शायद इस बार अलग हो और उसे नेक्स्ट राउंड के लिए इनवाइट करता है। इसी बीच फ्रैंक हंटर उन्हें चुपचाप देखता है। फ्रैंक हंटर अपने आप में सोचता है कि यह आदमी यू से थोड़ी देर से परेशान कर रहा है, और वह कंगजुन की यू से अच्छा एक्ट करने की पिछली चेतावनी याद करता है। वह देखता है कि कंगजुन ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे वह कुछ जानता है और उससे प्राउड है। तो वह हैरान था कि क्या वह मैनेजमेंट ऑफिस से बिलोंग करता है। उसी समय कंगजुन अपना गेम जारी रखता है। दोसू से पूछता है कि वह आगे क्या फेंकेगा। दोसू उसे फेयर खेलने के लिए भीख मांगता है। तो कंगजुन उसे घिन से पूछता है कि क्या वह उस पर धोखा देने का आरोप लगा रहा है, जिसका दोसू तुरंत इनकार करता है। कंगजुन उसे रोक देता है, घोषणा करता है कि उसने रॉक चुनने का फैसला किया है। तो दोसू उत्साह से सीजर्स चुनने के बारे में सोचता है। फिर फ्रैंक हंटर अपना सिर हिलाता है, सोचते हुए कि ऑफिस इन जैसे पागल आदमियों को नहीं भेज सकता था। और जैसे ही फ्रैंक हंटर मुड़ता है, कंगजुन का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और वह सोचता है कि वे अब आने वाले हैं। सामने ली बोंग चाउल आखिरी स्केलेटन को खत्म करता है, कमेंट करता है कि यह आखिरी लगता है। किम बोंगू पुष्टि करता है कि यह आखिरकार खत्म हो गया। किम बोंगू कहता है कि सबने मेहनत की और सुझाव देता है कि उन्हें अब वापस जाना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा बहुत ही पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हाइप करें। अचानक फ्रैंक हंटर हैरान होता है और चिल्लाता है, पूछता है कि वह क्या देखता है। आगे इशारा करते हुए धुंध के माध्यम से दूरी पर एक मोनास्ट्री या कैसल का सिलुएट नजर आता है। एक सिस्टम विंडो किम बोंगू के सामने नजर आती है, घोषणा करती है कि डीमन वर्शिपर्स मोनेस्ट्री नाम का हिडन डंजियन खुल गया है। किम बोंगू हैरानी से हैरान था कि यह एक हिडन डंजियन है, और वह सोचता है कि इस तरह का डंजन वो जगह है जहां लोग जैकपॉट मारते हैं, क्योंकि यह अनमोल आर्टिफैक्ट्स और रेयर मैजिक बुक्स से भरा हुआ है। इसके अलावा उन खजानों के जो कहीं और नहीं मिल सकते, और कभी-कभी इसमें एलिक्सर्स भी होते हैं। किम बोंगू अत्यधिक एक्साइटेड महसूस करता है और सोचता है कि जो वह अभी सबसे ज्यादा चाहता है, वह आखिरकार एक एलिक्सर ढूंढना है, सिर्फ वो दवा जो उसकी मां को उसके कोमा से जगा सकती है। किम बोंगू सोचता रहता है, याद करते हुए कि जो ऑक्शन में नजर आते हैं वे बहुत हाई प्राइसेस पर बेचे जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा जिसे वह अफोर्ड कर सकता है। और वह महसूस करता है कि अगर वह खुद ही एक पा सकता है तो यह उसका एकलौता चांस है। वह आगे कहता है कि वह पीछे नहीं हटना चाहता बल्कि कोशिश करना चाहता है। फिर वह ग्रुप से जोर से पूछता है कि उन्हें हिडन डंजन के बारे में क्या करना चाहिए। ली बोंग चाउल सिस्टम विंडो को देखता है, कमेंट करता है कि यह पहली बार है जब उसने उसे पर्सनली देखा है, और वह सोचता है कि अगर वह ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं तो ऑफिस उन्हें थोड़ा रिवॉर्ड देगा और सारे राइट्स ले लेगा। किम बोंगू सुझाव देता है कि क्योंकि वे पहले से ही यहां हैं तो बेहतर है कि वे खुद ही इसे खत्म करने की कोशिश करें। ली बोंग संदेह के साथ जवाब देता है, हैरान था कि क्या उसे सच में लगता है कि यह ग्रुप सफल होने में सक्षम है। फ्रैंकली आगे कहता है कि सिर्फ वह दोनों के पास ही रियल पावर है। किम बोंगू उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, इशारा करते हुए कि वह काफी मजबूत हो चुके हैं और यह अभी भी एक डी रैंक गेट के अंदर है, तो यह बहुत डेंजरस नहीं है। और जब लीबोंग चावल उससे पूछता है कि क्या वह इसके बारे में श्योर है, किम बोंगू उसे आश्वस्त करता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो यह है कि यह बस टैंक है। फिर लीबोंग चाल एक्साइटेड हो जाता है और कोशिश करने का फैसला करता है।
अपने आप में सोचते हुए कि अगर वह एक बड़ा प्रॉफिट कर सकता है तो वह शायद अच्छे के लिए रिटायर हो सकता है। फिर वह तीनों पोर्टर्स कंग जॉन, डोलू और एफ फ्रैंक हंटर की तरफ मुड़ता है और उनसे उनकी राय पूछता है। फ्रैंक हंटर हैरान था कि क्या यह ओवरटाइम माना जाएगा और ओवरटाइम पे की अमाउंट के बारे में भी पूछता है। ली बोंग अपना हाथ उठाता है, 5 उंगलियों के साथ घोषणा करता है कि वह यूजुअल प्राइस का 5 गुना भुगतान करेगा। लेकिन वह उन्हें सावधानी से सोचने की चेतावनी देता है, क्योंकि इसका मतलब है कि रिस्क भी 5 गुना अधिक होगा। पोर्टर्स अमाउंट कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो डेली वेज 3 लाख रन था और उसका 5 गुना 15 लाख रवन है। कंग जॉन उत्साह से अपनी सहमति घोषित करता है और फ्रैंक हंटर हिचकिचाते हुए अपना पार्टिसिपेशन भी घोषित करता है। किम बोंगू हमें सिर हिलाता है, कहते हुए कि डील हो गई है और रेट की शुरुआत घोषित करता है, जबकि ली बोंग चॉल आगे कहता है कि वह अभी निकलेंगे। तीनों पोर्टर्स हंटर्स का पीछा करते हैं जब वे मोनेस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे ही वे मैजेस्टिक और डरावनी गोथिक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, किम बोंगू कमेंट करता है कि गेट में एक भयानक ओरा है। फिर वह घोषणा करता है कि वह पहले एंटर करेगा। ग्रुप विशाल दरवाजों से एंटर करता है। कंग जुन नोटिस करता है कि जगह बहुत अंधेरी है और किम बोंगू सहमत होता है, आगे कहते हुए कि बेहतर है कि सावधानी से आगे बढ़े। और जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। तो किम बोंगू अचानक चिल्लाता है, चेतावनी देता है कि दरवाजा बंद हो रहा है। लीबंग चॉल घबराहट में मुड़ता है, हैरान था कि क्या वे फंस गए हैं। दरवाजा उनके पीछे पूरी तरह बंद हो जाता है। लीबंग चॉल चिल्लाता है, सबको उसे खोलने की कोशिश करने के लिए कहता है। जबकि वह उसकी तरफ दौड़ता है, वह भारी सजाए हुए दरवाजे को धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन वह नोटिस करता है कि वह हिलता नहीं है। वह गुस्से में अपनी मुट्ठी से दरवाजे पर मारता है और निष्कर्ष निकालता है कि दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक जगह मॉन्स्टर्स से साफ नहीं हो जाती। किम बोंगू शांति से जवाब देता है, उसे याद दिलाते हुए कि वह शुरुआत से ही इसे खत्म करने के इरादे से आए थे। फिर वह आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। डोलसू लॉक डोर के बारे में हैरान था, लेकिन कंगजन उसे आश्वस्त करता है कि यह कुछ नहीं है और वर्स्ट केस में यह सिर्फ एक बैरियर स्पेल है जिसे वह अगर जरूरी हो तो तोड़ सकता है, और उससे आगे बढ़ने का आग्रह करता है। ग्रुप एक लंबे अंधेरे कॉरिडोर से आगे बढ़ता है जो अजीब कार्विंग से सजा हुआ है। किम बोंगू किसी भी मॉन्स्टर्स की अनुपस्थिति की अजीब बात पर इशारा करता है और ली ब्योंग चार्ल्स सहमत होता है। अचानक किम बोंगू रुकता है और उन्हें इंतजार करने के लिए कहता है। फिर हैरानी में हैरान था कि वह क्या देख रहा है, जबकि लीबंग चॉल के चेहरे पर भी शॉक का भाव नजर आता है। ग्रुप एक बड़े हॉल को खोजता है जो बड़ी संख्या में लाशों और खून से भरा हुआ है, जैसे एक हिंसक लड़ाई हुई हो। लीबंग चॉल बड़बड़ाता है कि वह विश्वास नहीं कर सकता कि वह क्या देख रहा है। किम बोंगू नोट करता है कि ऐसा लगता है जैसे यहां एक लड़ाई हुई थी और दोनों साइड्स खत्म हो गई थी। और अचानक फ्रैंक हंटर चिल्लाता है, उन्हें किसी चीज के लिए अलर्ट करने के लिए। हॉल के आखिर में एक खून से सने हुए ऑल्टर पर एक पंखों वाले डीमन की एक विशाल मूर्ति बैठी है। किम बोंगू हकला रहा लगता है जब वह हैरान था कि क्या वह सच में एक डीमन देख रहा है। कंग जुन चुपचाप हैरान था कि इस जगह पर क्या हो रहा है, जबकि सोचता है कि उसने यह सीन कहीं पहले देखा है। डोलू ऑल्टर पर खोदी हुई किसी चीज को नोटिस करता है, इशारा करते हुए कि यह किसी और दुनिया की एक भाषा जैसी लगती है। कंगजन उसे ट्रांसलेट करने का ऑर्डर देता है और डोलू हाँ में जवाब देता है। डोलसू इंस्क्रिप्शंस की जांच करना शुरू करता है, समझाते हुए कि यह डीमन वर्ल्ड की भाषा में लिखी गई है। लीबंग चोल उससे पूछता है कि क्या वह उन्हें पढ़ सकता है, और डोलसू अपना मोनोकल एडजस्ट करते हुए जवाब देता है कि वह उन्हें जोर से पढ़ेगा। डोलसू पहला पाठ पढ़ता है जिसमें कहा गया है कि परीक्षा पास करनी होगी और योग्यता साबित करनी होगी। किम बोंगू परीक्षा के मतलब के बारे में हैरान था। डोलू अपने चारों तरफ बिखरी हुई लाशों को देखता है और निष्कर्ष निकालता है कि परीक्षा जगह की रक्षा करने वाले मॉन्स्टर्स से लड़ना था। आगे कहता है कि क्योंकि हर कोई मर चुका है, इसका मतलब है कि उन्होंने पहले ही परीक्षा पास कर ली है। डोलसू पढ़ना जारी रखता है, उस इंस्क्रिप्शन की तरफ इशारा करते हुए जो ऑल्टर पर 10 जिंदा आत्माओं को ऑफर करके विश्वास और वफादारी साबित करने का जिक्र करता है। लीबंग चोल घिन से हैरान था कि वह किस तरह का बकवास पढ़ रहा है। डोलसू पढ़ना जारी रखता है, समझाते हुए कि टेक्स्ट हेल के नोबल गार्डियन के अवतार और उसके सामने घुटने टेकने और माफी के लिए भीख मांगने की जरूरत का संदर्भ देता है, और कि जिन्हें वह माफ करता है सिर्फ वही जिंदा वापस लौट सकते हैं।
दोसू खून से सने हुए ऑल्टर और जलते हुए कैंडल्स पर एडमिरेशन से कमेंट करता है, कहते हुए कि यह अमेजिंग है, और इशारा करते हुए कि ऑल्टर एक समनिंग स्पेल से इंचेंट किया गया है जो एक हाईली डीमन को समन करने के लिए काफी मजबूत है। लिच गुस्से से उस पर चिल्लाता है, उसे एक सीनाइल ओल्ड फूल बुलाता है और इस बात पर अपना अविश्वास व्यक्त करता है। डोलसू शांति से पास की दीवार पर इनरिप्शंस की तरफ इशारा करता है, समझाते हुए कि वह हेल की आग का प्रतीक है, और वह समझाता है कि हेल की आग एक इटर्नल फ्लेम है जो लाइफ फोर्स पर पलता है और कि यह डीमंस को समन करने के लिए एक कॉमन कैटलिस्ट है। किम बोंगू इस बात को हॉरर से महसूस करता है, इशारा करते हुए कि इस तरह की हर फ्लेम को एक व्यक्ति की जिंदगी की जरूरत होती है और कि ऑल्टर पर पहले से ही 9 कैंडल्स जली हुई हैं। किम बोंगो निष्कर्ष निकालता है कि 9 बलिदान पहले ही किए जा चुके हैं और कि एक और रिचुअल पूरा करेगा, और पूछता है कि क्या यह डीमन को समन करने और उससे उन्हें जीने देने की भीख मांगने का एक तरीका होना चाहिए, जिसका डोलू प्लैग पर लिखे हुए के अनुसार पुष्टि करता है। लियोंगचा उपहास करता है, हैरान था कि क्या वह सच में यह विश्वास करते हैं। अचानक फ्रैंक हंटर बीच में बोलता है, कहते हुए कि उन्हें एक फैसला लेना होगा। किम बोंगो हैरानी में उससे पूछता है कि उसका क्या मतलब है, और हंटर एक डरावना लुक के साथ जवाब देता है, जबकि अपना बैग टाइट करता है। हैरान था कि क्या वह वहां बैठे रहेंगे और सब मर जाएंगे। किम बोंगो कंफ्यूज लगता है जब वह उससे पूछता है कि उसका क्या मतलब है। फ्रैंक हंटर एक अशुभ लहजे में आगे कहता है कि समय आ गया है और कि उनमें से एक लाइबोंग हॉरर में उसकी तरफ देखता है, हैरान था कि उसके पास वह लुक क्यों है। फिर फ्रैंक हंटर बेकाबू हंसी में फट पड़ता है। लिंगचा गुस्से से उससे चिल्लाता है, उसे एक स्काउंड्रल बुलाता है और व्यक्त करता है कि सिचुएशन फनी नहीं है, जबकि किम बोंगो डरा हुआ लगता है। हंटर व्यंग्य से माफी मांगता है, कहते हुए कि सबको डर में जमा हुआ देखना इतना पैथेटिक था कि उसे हंसी आ गई। फिर वह ठंडक से घोषणा करता है कि समय आ गया है यह फैसला करने का कि अगला बलिदान कौन होगा। हैरान था कि उनमें से सबसे बेकार इंसान कौन है। किम बोंगो विरोध करता है, मना करता है और जोर देता है कि अगर वह ध्यान से ढूंढते हैं तो हर किसी के लिए जिंदा बाहर निकलने का एक रास्ता जरूर होगा। जहां तक ली बियोंग चाओ का सवाल है, वह अपने आप में सोचता है कि यह आदमी पागल लगता है। आगे कहता है कि अगर किसी को मरना है तो उसे मरना चाहिए जिसने पहले ही काफी देर तक जिया है। जबकि उसकी आंखें डोलसू, क्रेसली और कंग जून की तरफ मुड़ती हैं। दोसू उस नज़र को नोटिस करता है जो उनकी तरफ निर्देशित है, और अपने आप में हैरान था कि क्या उसके पास वही मतलब है जिसने काफी देर तक जिया है। फिर वह महसूस करता है कि वह पहला इंसान नहीं है। डर से हैरान था कि क्या वह जिसका मतलब है वह उसका मालिक है जो 300 साल से ऊपर का है। दोसू अपने मालिक कांग जून से फुसफुसाते हुए माफी मांगता है, उसे चेतावनी देता है कि वह घमंडी लोग उसे टारगेट करते लगते हैं और उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णन करता है जिसने काफी देर तक जिया है। लेकिन कांग जून शांति से जवाब देता है, उसकी तरफ देखते हुए, और कंफर्म करता है कि वह वही है जिसका मतलब है। और जब दोलूस कंफ्यूजन में हैरान था कि क्या वह सच में वही है जिसका मतलब है, कांग जून इसे फिर से कंफर्म करता है। फिर वह उसे चुपचाप रहने के लिए पूछता है, अपने पिछले रॉक पेपर सीजर्स के गेम में नुकसान के संदर्भ में। तो दो उसकी इच्छा के सामने झुक जाता है और उसी पल किम बोंगो चिल्लाता है, मांग करता है कि जल्दी नहीं करो और हर किसी के लिए जिंदा रहने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करें। लिंगचा किम बोंगो पर गुस्से से चिल्लाता है, उसे अभी भी सेंट बनने की कोशिश करने का आरोप लगाता है, और वह जोर देकर कहता है कि वह गलत नहीं है। चेतावनी देता है कि अगर वह इस तरह जारी रखते हैं तो वह सब फंस जाएंगे और मर जाएंगे। और वह गुस्से से आगे कहता है कि यह सब किम बोंगो के कारण हुआ जिसने पहले ही टॉपिक उठाया था। लेकिन बाद वाला उसे शांत करने की कोशिश करता है, कहते हुए कि कौन सही है, इस पर बहस करने से कुछ नहीं बदलेगा। लिंगचा एक नफरत भरी नज़र के साथ जवाब देता है, कहते हुए कि अगर वह आखिर तक हिपोक्रेट बनने पर जोर देता है तो उसे मरना चाहिए। उसके बजाय किम बोंगू शौक में हैरान था कि उसका क्या मतलब है, जिसका लिच व्यंग्य से जवाब देता है, हैरान था कि क्या वह सच में नहीं चाहता कि ऐसा हो। और अचानक फ्रैंक हंटर जोर से हंसना शुरू करता है और कमेंट करता है सीन पर कि यह बहुत एंटरटेनिंग है, आगे कहते हुए कि जब लोग कॉर्नर में होते हैं तो वह अपनी बदसूरत प्रकृति प्रकट करते हैं। लियोंग चाओल गुस्से से उसकी तरफ मुड़ता है। हैरान था कि उसे क्या हो गया है, जिसका फ्रैंक हंटर जवाब देता है कि और लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मामला क्लियर हो गया है। फिर फ्रैंक हंटर अपना सच्चा चेहरा प्रकट करता है, समझाते हुए कि उसका इरादा शुरुआत से ही उन सबको मार देने का था, और वो एक स्पेल कास्ट करना शुरू करता है।
तो डार्क पर्पल एनर्जी उसके चारों तरफ इकट्ठी होती है और स्केलेटन उसके मैजिक के जवाब में जमीन से उठते हैं। फिर ली बयोंग चाउल हॉरर में महसूस करता है कि वह एक नेक्रोमसर है और वह गुस्से से उसे गाली देने की कोशिश करता है। नेक्रोमसर, जो पहले फ्रैंक हंटर था, एक दुष्ट मुस्कान मुस्कुराता है, नोट करते हुए कि उन्होंने आखिरकार उसकी सच्ची प्रकृति महसूस कर ली है। फिर वह अपनी आइडेंटिटी एक हंटर किलर के रूप में प्रकट करता है जो एंटी ऑफिस अलायंस से बिलोंग करता है, और वह लियोंग चाउल को करेक्ट करता है, कहते हुए कि वह गार्बेज रैंक का नहीं बल्कि ए रैंक का है, समझाते हुए कि वह बुनियादी रूप से उन जैसों से अलग है, अपने आप को एक महान हस्ती मानकर। लियोंग चाउल हैरान है जब वह अलायंस का नाम दोहराता है, याद करते हुए कि वह हंटर्स ऑफिस से जुड़े हुए लोगों से अलग मानते हैं कि जिन लोगों के पास स्पेशल पावर्स हैं, उन्हें धन और शक्ति पर एकाधिकार करना चाहिए। और वह महसूस करता है कि यह आदमी एक किलर है जो ऑफिस से संबंधित हंटर्स का पीछा करता है। लियोंग चाउल स्केलेटन्स की सेना को देखता है जिसे नेक्रोमसर ने समन किया है, निराशा से सोचते हुए कि उनकी संख्या 20 या 30 तक पहुंच सकती है, और वह महसूस करता है कि वह अब एक ए रैंक किलर का भी सामना कर रहे हैं। फिर किम बोंगू कहता है कि जीतने का कोई चांस नहीं है, तो लिंग चाउल अपने घुटनों पर गिर जाता है, घोषणा करता है कि यह खत्म हो गया है और कि वह मरे हुए के बराबर है। लेकिन किम बोंगू उस पर गुस्से से चिल्लाता है, मांग करता है कि वह कम से कम लड़ने की कोशिश करे। नेक्रोमसर अपना हाथ गिरे हुए ली बयोंग चावल की तरफ बढ़ाता है, उसके पॉस्चर का मजाक उड़ाता है और मांग करता है कि वह अपनी फेट एक्सेप्ट करें और महान उद्देश्य के लिए बलिदान बने। और उसी पल कंग जुन आगे बढ़ता है, नेक्रोमसर को संबोधित करता है और मांग करता है कि वह रुक जाए। वो उसे समझाता है कि इन आदमियों को अब मार देना थोड़ा अनिंग होगा। तो नेक्रोमसर हैरानी में उससे पूछता है, जिसका कंग जुन जवाब देता है कि उस पर इन लोगों का कर्ज है। कंग जुन नेक्रोमसर का सामना करता है जो पहले एक फ्रैंक हंटर था, उसे याद दिलाते हुए कि उसने उसे पहले ही स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि आखिर तक एक्ट करना जारी रखना बेहतर था। और जब नेक्रोमसर उससे पूछता है कि क्या वह ऑफिस से बिलोंग करता है, कंग जुन इसे इनकार करता है। लेकिन नेक्रोमसर उसकी सच्ची उत्पत्ति जानने पर जोर देता है, तो कंग जुन बस जवाब देता है कि वो स्लिम डोंग के घर से आया है। नेक्रोमसर फिर महसूस करता है कि कंग जुन अपना एफिलिएशन प्रकट करने का कोई इरादा नहीं रखता। तो वह उससे फिर से पूछता है कि वह खासकर यहाँ कैसे पहुंचा। कंग जुन व्यंग्य से जवाब देता है कि वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया था, सिलम स्टेशन से सीधी बस पर। और जब नेक्रोमसर जवाब की तर्क पर अपना शक व्यक्त करता है, कंग जुन जवाब देता है कि वह वैसे भी शिकायत करेगा, चाहे वह जवाब दे या न दे। कंग जुन सब्जेक्ट बदलता है और अपने अपोनेंट से डीमन समन करने के पीछे उसके प्लान के बारे में पूछता है। नेक्रोमसर बताता है कि उसका इरादा 72 महान डीमंस में से एक मार्बस को समन करना है। कंग जुन नाम दोहराता है जैसे उसे यह पहले से पता हो। फिर नेक्रोमसर समझाता है कि उसका प्लान मार्बस के प्रति अपनी वफादारी घोषित करना और उसके साथ सेवा का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। लेकिन कंग जुन उसे रोक देता है, कहते हुए कि अब समझ आया। नेक्रोमसर अपना लक्ष्य समझाना जारी रखता है, कहते हुए कि वह दुनिया की व्यवस्था को फिर से बनाने के लिए मार्बस की अति विशाल शक्ति उधार लेना चाहता है। लेकिन कंग जुन उसे फिर से रोक देता है, इशारा करते हुए कि उसे लग रहा था कि उसकी शक्ल थोड़ी जानी पहचानी सी है। फिर कंग जुन आमतौर पर मेंशन करता है कि उसे यकीन है कि उसने खुद ही पहले हमला करने आए 72 डीमंस में से ज्यादातर को मार दिया था, और उसके दिमाग में उनसे लड़ते हुए उसकी एक तस्वीर आती है। वह अपने आप में यह भी हैरान था कि क्या यह मार्बस उन चंद लोगों में से था जो उस समय बच निकलने में कामयाब हो गया था, जबकि उसके सामने एक भागते हुए डीमन की एक और तस्वीर आती है। नेक्रोमसर उसकी बातों को अनदेखा करता है और मजबूती से घोषित करता है कि महान मकसद के लिए कंग जुन को मारना होगा। नेक्रोमसर अंधेरा जादू छोड़ता है, कई कंकाली और छाया वाली आकृतियों को समन करता है। उसी पर लिंग चाउल निराश महसूस करता है, इस बेकार तरीके से अपनी आने वाली मौत पर अफसोस करता है। जबकि किम बोंगू सबसे माफी मांगता है, यह मानते हुए कि उसका लालच ही वह चीज है जिसने उन्हें इस स्थिति तक पहुंचाया। फिर कंग जुन आगे बढ़ता है, निराश किम बोंगू के पास से गुजरता है और शांत वास्तविकता के साथ कहता है कि मौत एक दिन उन सब तक आएगी, लेकिन अभी नहीं। किम बोंगू उलझन में उसकी तरफ देखता है, समझ नहीं पा रहा था कि उसका क्या मतलब है। कंग जुन नेक्रोमसर और उसकी समन सेना के सामने खड़ा होता है। फिर उसे ठंडक से कहता है कि अगर वह चाहता है कि वह मर जाए, तो उसे पहले उसकी मजदूरी देनी होगी, और फिर वह मर जाएगा। और जैसे ही वह अपनी बातें पूरी करता है, वह ब्लैक पर्पल मैना एनर्जी की एक विशाल धार छोड़ता है, जो पूरे हॉल में भर जाती है।
नेक्रोमसर शौक और अविश्वास में उसकी तरफ देखता है, हैरानी में हैरान था कि वह क्या देख रहा है और कंग जुन इतनी शक्ति का ब्लैक मैना कैसे रख सकता है। नेक्रोमसर हॉरर से महसूस करता है कि कंग जुन का ब्लैक मैना उसके अपने मैना जैसा है, लेकिन यह डिग्री में बहुत अलग है। और जैसे ही उसकी आंखें दर्द से बड़ी होती हैं, उनमें कंग जुन का रिफ्लेक्शन नजर आता है और वह अत्यधिक दर्द से हकलाता है। कंग जुन के पीछे एक विशाल डरावनी छाया वाली आकृति नजर आती है, जो खुद ग्रिम रीपर जैसी लगती है। नेक्रोमसर घबराहट में चिल्लाता है, यह महसूस करते हुए कि जो उसके सामने है वह रीपर है, और जल्दी ही वह डर से पूरी तरह गिर जाता है। दया के लिए भीख मांगता है और मिन्नतें करता है, और सिर्फ एक ही विचार उसके दिमाग में आता है, उसे भागना चाहिए। उसी पल कंग जुन एक शक्तिशाली आवाज में क्रमसली को पुकारता है, जो दोसू का असल नाम है। बाद वाला तुरंत हाँ में जवाब देता है। फिर कंग जुन उसे उचित सम्मान दिखाने के लिए तैयार होने का आर्डर देता है। दोसू चमकदार लाल हो जाता है जब वह एक विशाल औपचारिक घोषणा करना शुरू करता है। एक अनियमित कैटस्ट्रोफी के आगमन की घोषणा करता है। फिर वह एक गूंजती हुई आवाज में कंग जुन को मुर्दों के राजा के रूप में पहचानते हुए जारी रखता है, जो जिंदों पर राज करता है और हावी होता है। और दोसू अपनी विशाल घोषणा को घबराहट में आए नेक्रोमसर को संबोधित करते हुए समाप्त करता है। शक्तिशाली अमर जय हो उनके महाराज सम्राट की। जबकि घूमती हुई डार्क एनर्जी का एक ओरा उसके चारों तरफ घेर लेता है, और सीन सभी स्केलेटन्स के घुटने टेकने के साथ खत्म होता है। किम बोंगू पूरे शौक में सीन को देखता है, अपने दिमाग में हैरान था कि क्या हो रहा है। इसी बीच नेक्रोमसर, जो एक फ्रैंक हंटर होने का दिखावा कर रहा था, कंग जुन के सामने जमीन पर घुटने टेककर बैठा था। माफी मांग रहा था और उसकी जिंदगी बख्शने के लिए भीख मांग रहा था। कंग जुन, डार्क एनर्जी के ओरा से घेरा हुआ, उससे कहता है कि फ्रैंकली वह भी बस एक नॉर्मल जिंदगी चाहता था। कंग जुन घुटने टेकने वाले नेक्रोमसर की तरफ आगे बढ़ता है और उसके सामने झुकता है। आगे कहता है कि वह ध्यान आकर्षित किए बिना एक शांत और सरल जिंदगी चाहता था। फिर वह नेक्रोमसर का चेहरा पकड़ता है, उसे ऊपर देखने के लिए मजबूर करता है और उसे व्यंग्य से कहता है कि वह ऐसे बोल रहा है जैसे उसकी शांत जिंदगी की इच्छा एक नेक इच्छा थी। उसी पल कंग जुन की आंखें एक अजीब प्रतीक के साथ लाल चमकती हैं और उनकी रिफ्लेक्शन दर्द से भरे नेक्रोमसर की आंखों में नजर आती है। दोसू क्रमसली महसूस करता है कि उसके मालिक ने अपनी डेमोनिक आई एक्टिवेट कर दी है। दोसू समझाता है कि यह एक हाई लेवल इल्यूजन टेक्निक है, जो उसके मालिक की नज़र से मिलने वाले किसी को भी एक नाइटमेरिश विजन में घसीट लेती है। दोसू समझाता है कि उसके मालिक और शिकार के बीच शक्ति का अंतर जितना ज्यादा होता है, शिकार को उतना ही डरावना नरक दिखता है। नेक्रोमेंसर डर से चिल्लाता है जब वह मॉन्स्टर्स और खून के भयंकर विजन्स को अपनी चेतना में भरते हुए देखता है। नेक्रोमेंसर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, कांप रहा है। किम बोंगू पूरी तरह उलझन में सीन को देखता है, हैरान था कि अब क्या हो रहा है और यह आदमी कंग जुन कौन है। कंग जुन खड़ा होता है और गिरे हुए शरीर को देखता है, कमेंट करता है कि नेक्रोमेंसर बुरा नहीं था क्योंकि वह उसके अधिकांश शिकारों से ज्यादा देर तक होश में रहा। फिर कंग जुन अपनी नज़र किम बोंगू की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि क्या वह नेक्रोमेंसर जैसा अंजाम चाहता है। किम बोंगू डर से कांपते हुए मना करता है, हकलाता है। कंग जुन उसे अपनी बातों पर ध्यान देने का ऑर्डर देता है। इसी पल दोसू आगे बढ़ता है, अपने मालिक की इजाजत मांगता है और पूछता है कि क्या उन्हें किम बोंगू को मार देना चाहिए ताकि उसकी खामोशी सुनिश्चित हो सके। किम बोंगू इस सुझाव को सुनकर डर जाता है, लेकिन कंग जुन जवाब देता है कि यह ठीक है और उसने पहले ही उस पर एक प्रतिबंध स्पेल लगा दिया है। यह सुनकर दोसू सुझाव देता है कि उन्हें अब डीमन को समन करने और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। कंग जुन सहमत होता है, आगे कहते हुए कि अगर समन डीमन सहयोग करने से मना करता है तो वह उसे खुद ही मार देंगे और बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। कंग जुन जमीन पर पड़े हुए नेक्रोमेंसर के शरीर को देखता है और स्केलेटन को, जो अभी भी घुटने टेक कर बैठे हैं, डीमन को समन करने का ऑर्डर देता है। स्केलेटन तुरंत उठते हैं, नेक्रोमेंसर के शरीर को घसीटते हैं और उसे ऑल्टर पर रखते हैं। स्केलेटन में से एक अपनी तलवार उठाता है और शिकार को 10 एथ ऑफरिंग के रूप में चुभोता है। खून हर जगह छिलकता है, जबकि किम बोंगू हॉरर में अपना मुंह ढक लेता है। ऑल्टर पर 10 एथ और आखिरी कैंडल जल उठती है और ऑल्टर से एक विशाल डार्क एनर्जी निकल पड़ती है, किम बोंगू को पीछे धकेल देती है। एक विशाल पंखों वाला डेमोनिक प्राणी, गार्गोयल जैसा, ऑल्टर पर कांपता है। कंग जुन समन प्राणी को देखता है और कमेंट करता है कि यह एक इंप्रेसिव एंट्रेंस है।
इसी बीच समन डीमन मार्बस सोच रहा था कि सदियों से वह उस दिन को नहीं भूला जब उसने अपनी जाति के नरसंहार को अपनी आंखों के सामने देखा था और कैसे चंद सर्वाइवर्स को राज्यों में बिखरना पड़ा था। उसे याद है कि उस लड़ाई में अपनी शक्ति खोने के बाद वह एक कमजोर, भागा हुआ व्यक्ति बन गया था जो अनंत डायमेंशंस में भटक रहा था। लेकिन उसने सहन किया, सिर्फ बदला लेने की इच्छा से चलाया जा रहा था। मार्बस सोचता है कि उसने आखिरकार अपनी कुछ शक्ति वापस पा ली है और इस अजीब डायमेंशन की पुकार का जवाब दिया है। फिर डीमन गरजती हुई आवाज में दहाड़ता है, पूछता है कि कौन उसे समन करने की हिम्मत करता है और कौन बेहतर डीमंस में से एक मार्बस, नरक के गार्डियन, के साथ एक समझौता प्रस्तावित करने की हिम्मत करता है। मार्बस देखता है कि यह जगह, जहां उसे समन किया गया है, उसकी शक्ति को फिर से बनाने और अपना बदला प्लान करने के लिए परफेक्ट है। तो वह अपनी सहमति और ऑफर की स्वीकृति घोषित करता है। कंगजुन डीमन मार्बस को देखता है और उससे कहता है कि उसे अब वह याद आ गया है। मार्बस कंफ्यूज लगता है, सोचते हुए कि यह आवाज जानी पहचानी सी लगती है। कंगजुन मुस्कुराता है और उससे पूछता है कि क्या वह वही था जो उस समय सबसे पहले भाग गया था। फिर मार्बस हॉरर में कंगजुन को पहचानता है और बड़बड़ाता है, हैरान था कि क्या वह अमर है। कंगजुन व्यंग्य से कमेंट करता है कि अगर कोई काफी देर तक जीता है तो वह सबसे फिर से मिलता है, नोट करते हुए कि उससे यहां मिलना इंटरेस्टिंग है। वह आगे कहता है कि काफी समय हो गया है और वह उसे देखकर लगभग खुश हो रहा है। डर से भरा मार्बस पूछता है कि कंगजुन इस बंजर, बेकार डायमेंशन में क्यों है। कंगजुन बस जवाब देता है कि यह उसका होमटाउन है। तुरंत मार्बस अपना लहजा बदलता है, घोषित करता है कि यह सच में एक बहुत ही शानदार डायमेंशन है। इसी बीच वह अपने आप में सोच रहा था कि वह मरे हुए के बराबर था और कि पिछली बार कम से कम उसके पास भागने का एक मौका था। मार्बस याद करता है कि भले ही सभी 72 डीमंस एकजुट थे, वे कुत्तों की तरह हार गए थे और कि उसकी वर्तमान स्थिति में कोई रास्ता नहीं है कि वह अकेले अमर का सामना कर सके। मार्बस अपने आप में फैसला करता है कि उसे भागना चाहिए जबकि कंगजुन डिस्ट्रैक्ट हो और कि वह एक दिन बदला लेने के लिए अपने बिखरे हुए भाइयों को फिर से इकट्ठा करेगा। अपने आप को आश्वस्त करता है कि यह इस तरह खत्म नहीं हो सकता। मार्बस तुरंत भीख मांगना शुरू करता है, कंगजुन को ग्रेट किंग ऑफ डेथ टाइटल से बुलाता है। लेकिन कंगजुन उसे रोक देता है, उसे नॉर्मल रूप से बात करने के लिए कहता है। मार्बस तुरंत अपनी जिंदगी बख्शने के लिए भीख मांगता है और कसम खाता है कि उसे सिर्फ समनिंग रिचुअल द्वारा यहां घसीट कर लाया गया था और उसका कभी इरादा नहीं था कंगजुन के होमटाउन पर हमला करने का। वह दया के लिए भीख मांगना जारी रखता है, वचन देता है कि वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और शांत रूप से जीने के लिए एक दूर की दुनिया में छिप जाएगा। कंगजुन सुनता है और फिर जवाब देता है कि वह समझ गया है। मार्बस उलझन में उसकी तरफ देखता है। कंगजुन दोहराता है कि उसने कहा कि वह जा सकता है। फिर दोसू की तरफ मुड़ता है, कहते हुए कि सोल उनका इंतजार कर रही होगी, तो उन्हें इसे खत्म करना चाहिए और घर जाना चाहिए। मार्बस उत्साह से अपनी सीमाहीन कृपा के लिए महान अमर का धन्यवाद करता है। और जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ता है, कंगजुन को अचानक 365 डे पेरेंटिंग गाइड में पढ़ी हुई बात याद आती है, जो कहती है कि पालतू जानवर बच्चे के भावनात्मक विकास में बहुत मदद करते हैं और जो पालतू जानवरों के साथ बड़े होते हैं, उनका आईक्यू ज्यादा होने की संभावना होती है और एम्पैथी ज्यादा होती है। जबकि मार्बस सावधानी से पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, घोषणा करते हुए कि वह अब जाएगा, कंगजुन उसे फिर से रोक देता है, उसे इंतजार करने के लिए कहता है। मार्बस उसी जगह जम जाता है और घबराहट में पूछता है कि वह क्या चाहता है। कंगजुन उसकी तरफ देखता है और बस उसे भौंकने का ऑर्डर देता है। मार्बस हैरान है और अविश्वास में पूछता है कि उसका क्या मतलब है। कंगजुन अपना ऑर्डर दोहराता है कि उसने उसे भौंकने के लिए कहा था। मार्बस गुस्से से देखता है, अपने आप में सोचते हुए कि अमर उसके साथ यह कैसे कर सकता है। डीमन अपमान से कांपता रहता है और सोचता है कि अमर उस पर इस तरह का शर्मनाक काम कैसे थोप सकता है। कंगजुन उसकी तरफ ठंडक से देखता है और उससे कहता है कि उसे और कोशिश करनी चाहिए। आखिर में मार्बस हार मान लेता है और एक जोर से भौंकने की आवाज निकालता है। अपने आप में कसम खाता है कि वह इस दिन के अपमान को कभी नहीं भूलेगा। कंगजुन कमेंट करता है कि मार्बस इसमें अच्छा है। अपमानित मार्बस जवाब देता है कि यह उसके लिए सम्मान की बात है। कंगजुन स्पष्ट करता है कि वह यह एक तारीफ के रूप में नहीं कह रहा है, बल्कि वह सच में एक असल कुत्ते जैसा था। दोसू हंसता है और उससे सहमत होता है, कमेंट करता है कि यह सच में अमेजिंग है कि वह एक कुत्ते जैसा कैसे लग सकता है।
मार्बस अंदर से गुस्से से उबल जाता है, विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह इस स्थिति में आ गया है। वह 72 डीमंस में से एक जिसने पूरी डीमन वर्ल्ड पर राज किया था। कंग जुन मार्बस को कहता है कि वह पास हो गया है, फिर उससे पूछता है कि क्या वह ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मार्बस उलझन में पूछता है कि उसे किस चीज में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। कंग जुन एक पल के लिए सोचता है, हैरान था कि एक 3 साल की लड़की को किस तरह का पप्पी पसंद आ सकता है। मार्बस अंदर से घबरा जाता है, सोचते हुए कि वह डीमंस में एक डीमन है। उसने अपनी जबरदस्त शक्ति और अत्यधिक क्रूरता के लिए प्रसिद्धि पाई थी और उसे नरक के गार्डियन का उपनाम दिया गया था और अपने 72 भाइयों के साथ डीमन वर्ल्ड के शीर्ष पर राज करता था, सिर्फ खुद को अब एक छोटा चबी कॉर्गी में बदला हुआ पाता है। हाफता हुआ और अपने रूप के बारे में हैरान था। विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह अपने साथ क्या कर रहा है। कंगज जून कमेंट करता है कि वह जरूर क्यूट है, लेकिन कुछ थोड़ा अजीब है। दोसू बीच में बोलता है, कहते हुए कि सादर निवेदन के साथ, क्या यह एक पेट के लिए काफी नहीं होगा? लेकिन कंगजुन सहमत नहीं होता। कमेंट करता है कि वह बहुत कमजोर लगता है और उसकी टांगें थोड़ी छोटी लगती हैं, जिसका मतलब हो सकता है कि उसकी मूवमेंट कमजोर होगी। दोसू जवाब देता है कि उसका अंदर का हिस्सा वैसे भी एक बिल्कुल अलग जानवर है, तो क्यों ना उसे प्रायोरिटी दी जाए कि उसकी महारानी साउल क्या पसंद करेगी। कॉर्गी रूप में मार्बुस अपने आप में सोचता है, यह घमंडी मूर्ख उस पर कैसे कमजोर होने का आरोप लगा सकते हैं और कि वह इस दिन के अपमान को कभी नहीं भूलेगा और एक दिन अपना बदला लेगा। कंग जून ठंडक से उसे कुछ और ट्राई करने का आर्डर देता है। कांपता हुआ मार्बुस सहमत होता है। मार्बास एक फ्लफी वाइट पोमेरेनियन में ट्रांसफॉर्म होता है। कंग जून अगला देखने का आर्डर देता है। वो फिर एक लॉन्ग हेड डॉग में ट्रांसफॉर्म होता है। कंग जून अगला देखने के लिए अपनी रिक्वेस्ट दोहराता है। वो एक डच हंट में ट्रांसफॉर्म होता है। एक और भी ज्यादा परेशान लुक के साथ कंग जून अगला देखने का आर्डर देता है। मार्बुस कॉर्गी रूप में वापस आता है। तो कंग जून उससे पूछता है कि क्या उसे इसमें कोई प्रॉब्लम है। मार्बुस जवाब देता है, अविश्वास में हैरान था कि उसका क्या मतलब है और क्या उससे बात की जा रही है। कंगज जून इसकी पुष्टि करता है कि उसका मतलब वही है। मार्बुस जल्दी से सोचता है कि यह असंभव है कि वह हिम्मत करेगा। कंगजुन की आंखें छोटी हो जाती हैं जब वह अगला रूप देखने का आर्डर देता है। मार्बुस निराशा से एक छोटे डोबरमैन में ट्रांसफॉर्म होता है। कंगज जून का चेहरा अचानक चमक उठता है और वो अपनी प्रशंसा दिखाता है। वो घोषित करता है कि यह अब तक का सबसे अच्छा है और डोबरमैन के सर को सहलाने के लिए झुकता है। मार्बुस गुस्से से सोचता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे सहलाने की। 72 डीमंस में से एक और डीमन वर्ल्ड में एक अग्रणी शक्ति जैसे वह सिर्फ एक कुत्ता हो। और जैसे ही कंगजून उसे सहलाना जारी रखता है, मार्बुस सोचता है कि यह स्पर्श थोड़ा अच्छा लग रहा है और कि वह अपनी पूंछ हिलाना चाहता है। दोसू कमेंट करता है कि उसे लगता है कि यह कंगजुन के स्वाद, शक्ति की खोज और साउल के स्वाद जो कुछ क्यूट पसंद करेगी के बीच परफेक्ट कॉम्प्रोमाइज होगा और उसे लगता है कि उसकी महारानी राजकुमारी को भी यह पसंद आएगा। कंग जून डोबरमैन मार्बुस को पकड़ता है और किम बोंगो से उसकी राय पूछता है। किम बोंगो हैरानी में जवाब देता है कि वह सच में बहुत अच्छा लगता है। कंगज जून कहता है कि अब वापस जाने का समय हो गया है। मार्बुस को अपनी बाहों में पकड़े हुए मार्बुस सोचता है कि वह अत्यधिक अपमानित महसूस कर रहा है, लेकिन वह हैरान था कि उसे संतुष्टि क्यों महसूस हो रही है। और जैसे ही कंगजुन और दोलू जाने के लिए मुड़ते हैं, किम बोंगो उन्हें आवाज देता है, माफी मांगता है और उसे सर बुलाता है। कंग जून उससे पूछता है कि क्या वह उसे बुला रहा है। किम बोंगो पुष्टि करता है और बोलना शुरू करता है। किम बोंगो सुझाव देता है कि इस मामले को आसानी से संभालने के लिए जाने से पहले शरीर को इकट्ठा करना बेहतर होगा। कंग जून उससे हैंडलिंग के मतलब पर स्पष्टीकरण के लिए पूछता है। किम बोंगो समझाता है कि यह एंटी ब्यूरो ऑफ मैनेजमेंट यूनियन से संबंधित एक बड़ा इंसिडेंट है और कि ब्यूरो ऑफ मैनेजमेंट इस मामले की जरूर अच्छी तरह जांच करेगा। वो उसे किम बोंगो को बाद में एक अतिरिक्त गवाही देने के लिए कहेंगे, जिससे किम बोंगो अनिच्छा से सहमत होता है। कंगज जून अपने आप में सोचता है कि उसे परेशानी देने वाले इंसिडेंट से नफरत है और कि उसे खासकर अनावश्यक ध्यान या फोकस मिलने से नफरत है। कंग जून बात करना जारी रखता है, किम बोंगो को कहते हुए कि वह वहां बहुत अमेजिंग था और उसकी जान बचाई थी। कंग जून अपने आप में सोचता है कि वह वैसे भी हंटर नहीं है। किम बोंगो उलझन में स्पष्टीकरण के लिए पूछता है। किम बोंगो उलझन का दिखावा करते हुए पूछता है कि उसका क्या मतलब है।
कंग जून किम्बोंगो के कंधे को छूता है और समझाता है कि वह इस बात का संदर्भ दे रहा था कि कैसे किम्बोंगो ने पर्सनली आगे बढ़कर इस बुराई और भयानक अपराधी को सिर्फ एक बार से खत्म कर दिया। सिर्फ एक शौक किम्बोंगो द्वारा रोक दिया जाना। हैरान था कि क्या उसने सच में ऐसा किया। कंग जून किम्बोंगो की तरफ देखता है, जो अब कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस के बैकग्राउंड में नजर आते हुए पूरी तरह उलझा हुआ लगता है, और उससे कहता है कि वह बहुत कुछ झेल चुका है। किम्बोंगो बहुत पसीना बहाते हुए जवाब देता है कि वह बस वो कर रहा था जो उसे करना था। कंगजुन किम्बोंगो के कंधे पर थपथपाता है और उसे कहता है कि वह उसके तेज रवैया की प्रशंसा करता है। फिर कंगजुन घोषणा करता है कि अब जाने का समय हो गया है, और एक ग्लोइंग ब्लू पोर्टल खून से सने हुए ऑल्टर पर खुलता है। तीनों, कंगजुन, दोसू और किम्बोंगो, मार्बस को लिए पोर्टल से गुजरते हैं। गेट एंट्रेंस के बाहर किम्बोंगो ब्यूरो ऑफ मैनेजमेंट के एक अधिकारी से बात कर रहा था। अधिकारी कमेंट करता है कि जो हुआ वह अचानक था और कि वह खुश है कि सब बिना गंभीर चोट के वापस लौट आए। अधिकारी किम्बोंगो को कहता है कि उसे अभी अभी शरीर की पहचान के नतीजे मिले हैं और यह ब्यूरो ऑफ मैनेजमेंट यूनियन के किलर की पुष्टि हो गई है जो वांटेड लिस्ट पर था। वह समझाता है कि गेट स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस डिवीजन एक स्पेशल टीम बनाएगी जांच करने के लिए, और कि वह उसे, किम्बोंगो, को बाद में एक अतिरिक्त गवाही देने के लिए कहेंगे, जिससे किम्बोंगो अनिच्छा से सहमत होता है। अधिकारी आगे कहता है कि एक बार जांच खत्म होने के बाद इंसिडेंट मीडिया में घोषित किया जाएगा। किम्बोंगो चिंता से शब्द दोहराता है, हैरान था कि क्या मामला सच में घोषित किया जाएगा। किम्बोंगो पैरामेडिक्स को देखता है जो ढके हुए शरीर को स्ट्रेचर पर लिए हुए थे, और सोचता है कि अगर मिस्टर कंगजुन नहीं होते तो वह लोग होते जो जीहीन शरीर के रूप में खत्म होते। अधिकारी सब्जेक्ट बदलता है और मिस्टर किम्बोंगो से पूछता है कि क्या उसने हाल ही में एक दूसरी अवेकनिंग की है। किम्बोंगो कंफ्यूज्ड लगता है। अधिकारी समझाता है कि रिपोर्ट में लिखा है कि किम्बोंगो वही है जिसने एंटी ब्यूरो ऑफ मैनेजमेंट यूनियन के हंटर को अकेले ही खत्म कर दिया। किम्बोंगो घबराहट में जवाब देता है कि वह लकी था। अधिकारी उसे सलाह देता है कि अत्यधिक नम्रता कभी कभी एक जहर हो सकता है, और उसे प्रकट करता है कि जिस आदमी को उसने मारा उस पर एक बाउंटी थी। किम्बोंगो बाउंटी शब्द सुनकर हैरान होता है। अधिकारी पुष्टि करता है कि सिर्फ उसके सर पर बाउंड 100 ऑफ मिलियंस में थी और कि ब्यूरो ऑफ मैनेजमेंट शायद उसे इनाम देगा। अधिकारी किम्बोंगो को एक्साइटेड करना जारी रखता है। आगे कहता है कि उसे शायद मेजर गिल्ड से कॉल्स मिलेंगे और कि एक बार इंसिडेंट घोषित हो जाने के बाद मिस्टर किम्बोंगो रातों रात एक स्टार बन जाएगा। अधिकारी उन हेडलाइंस की कल्पना करता है जो नेशनल हीरो और सी रैंक रुकी किम्बोंगो के बारे में हो सकती हैं, जिसने एक रैंक किलर को सिर्फ एक बार से खत्म कर दिया, और वह उससे पूछता है कि क्या वह पहले ही हेडलाइंस की कल्पना कर सकता है। किम्बोंगो अपने आप में सोचता है कि यह मामला पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो रहा है, लेकिन वह अपने आप में मानता है कि कंगजुन ने सच में उसकी जान बचाई थी। इसी बीच कंगजुन और दोलसू एक तुकबाकी फूड ट्रक के सामने खड़े थे। दोसू हंफ रहा था और अपने मुंह को अपने हाथ से हवा दे रहा था, हैरान था कि क्या यह खाना इतना मसालेदार था। कंगजुन उसे खाने के लिए मजबूर नहीं करने के लिए कहता है। दोसू जवाब देता है कि उसे अपनी जीभ महसूस नहीं हो रही है। लेकिन किम्बोंगो उन्हें दूर से देख रहा था, उस व्यक्ति की असली पहचान के बारे में हैरान था। दोसू खाना जारी रखता है, कमेंट करता है कि उसके हाथ नहीं रुकेंगे और कि यह खाना एक डीमन द्वारा बनाया गया होगा, वरना कोई रास्ता नहीं है कि वह इस पीड़ा के बीच रुक सके। इसी बीच किम्बोंगो सोचता है कि कंगजुन ने एक रैंक किलर को बिना हाथ उठाए काबू कर लिया। कंगजुन, जो डोबरमैन रूप में मारबास को पकड़े हुए है, दोसू से पूछता है कि क्या वह लोग थे जिन्होंने यह खाना बनाया, जिसका दोलू नेचुरली इनकार करता है। किम्बोंगो याद करता है कि कैसे बॉस मॉन्स्टर पैथेटिक रूप से अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा था। किम्बोंगो हैरान था कि उसकी तरह का कोई पोर्टर के रूप में भेष क्यों बदलेगा। उसी पल कंगजुन दोल को सुझाव देता है कि वह अगले बार स्पाइसी स्टर फ्राइड चिकन नूडल्स ट्राई करें, क्योंकि वह टीबोकी से दर्जनों गुना ज्यादा डिलीशियस है। किम्बोंगो हैरान था कि क्या कंगजुन ब्यूरो ऑफ मैनेजमेंट से भागा हुआ एक अपराधी है, लेकिन वह इस आइडिया को खारिज कर देता है, क्योंकि अगर वह होता तो वह उसे मार देता। दोलसू एक्साइटेड हो जाता है, इस डेमोनिक डिश से दर्जनों गुना ज्यादा डिलीशियस खाने के वजूद के बारे में हैरान था और कि वह पहले ही उसे आगे देख रहा है। किम्बोंगो अपने विचारों में निष्कर्ष निकालता है कि कंगजुन कम से कम एस रैंक लगता है, और किम्बोंगो सोचता है कि भले ही वह उसकी असली पहचान का अनुमान नहीं लगा सकता, उसे उस व्यक्ति का शिष्य बनना होगा, चाहे कुछ भी हो, जो वह अभी है, उससे बहुत ज्यादा मजबूत बनने के लिए और एलगिक्सो को हासिल करने के लिए।
बाद में किम बोंगू कंगजुन और दोसू के पास आता है और कंगजुन को पैसे का एक लिफाफा देता है। कंगजुन उससे पूछता है कि क्या उसने उसे बहुत ज्यादा दिया। किम बोंगू जवाब देता है कि यह उससे ज्यादा है जो उसने वादा किया था, लेकिन आगे कहता है कि आखिरकार कंगजुन ने उसकी जान बचाई थी। कंगजुन पैसे एक्सेप्ट करता है, कहते हुए कि वह उनका अच्छे से इस्तेमाल करेगा और अगर फेट ने उन्हें फिर से मिलने दिया तो शायद वह एहसान लौटाएगा। जैसे ही कंगजुन और दोसू जाने के लिए मुड़ते हैं, किम बोंगू उन्हें रोकता है। एक पल के लिए पूछता है और समझाता है कि वह कम से कम उसे एक मील खरीदना चाहेगा। कंगजुन मना करता है, कहते हुए कि उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही है और सुझाव देता है कि यह किसी और समय हो। किम बोंगू निराशा से सोचता है कि वह इस मौके को फिसलने नहीं दे सकता और कंगजुन को सर बुलाता है। वह उसे सिर्फ एक गिलास सोजू या एक घंटा या यहाँ तक कि सिर्फ 30 मिनट के लिए भीख मांगता है। कंगजुन अचानक शॉक की स्थिति में रुक जाता है और शॉक में उससे पूछता है कि क्या उसने अभी अभी सोजू कहा। सोजू की एक चमकदार बॉटल सीन में नजर आती है, जब किम बोंगू हिचकिचाते हुए पुष्टि करता है कि उसे लगता है ऐसा है। कंगजुन ने कंफर्म किया कि यह वही सोजू था जिसका सवाल था और सोचा कि अर्थ में सच में सोजू है। उसे याद आया कि जब वो एनॉक्स कॉन्टिनेंट पर सम्राट के रूप में राज करता था, उसने उस समय मौजूद सभी मशहूर शराब को ट्राई किया था, फिर भी उनमें से कोई भी सोजू के स्वाद से मेल नहीं खाता था। उसे इसे फिर से बनाने के लिए सालों तक चली उसकी कोशिशें याद आईं, लेकिन उसे यह भी याद आया कि मामला उसकी स्किल से पूरी तरह बाहर था। वर्तमान में वापस, कंगजुन किम्बोंगस के प्रस्ताव से सहमत हो गया और उससे कहा कि वो यह ग्लास सोजू साथ में पिएंगे। हर कोई ग्रैंडमा के हैंगओवर सूप रेस्टोरेंट चला गया। अंदर, कंगजुन ने सोजू का एक शॉट लिया और राहत की सांस ली, नोट करते हुए कि यह वो स्वाद था जो उसने मिस किया था। विपरीत तरफ, डोल सूप गज सूप उत्साह से खा रहा था, चिल्लाते हुए कि यह असल चीज है। सनसनी को गर्म, डिलीशियस और मसालेदार होने के रूप में वर्णन करता है, इस हद तक कि यह लावा में डुबकी लगाने जैसा था और अपने आप में हैरान था कि एक वैम्पायर लॉर्ड ने आखिरी बार खून कब चखा था। डोलसू अपना एडमिरेशन दिखाना जारी रखता है, जोर देकर कहता है कि स्वाद डेमोनिक और वर्णन से परे अच्छा था। जबकि किम बोंगू उन्हें देखता रहा, सोचता रहा कि वह ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे उन्होंने 10 सालों में सोजू या हैंगओवर सूप नहीं चखा। हैरान था कि क्या उसे और लाना चाहिए। दोनों कांगजून और दोलसू उत्साह से हाँ में सिर हिलाते हैं, जिससे बोंगू सोचता है कि वह जरूर एक असल नरक से गुजरे होंगे। बोंगू रेस्टोरेनर को बुलाता है और उससे सोजू की एक एक्स्ट्रा बोतल और गुब्बाब का एक और बाउल पूछता है। फिर दोलसू बुजुर्ग महिला की तरफ मुड़ा और उसे ओल्ड वुमेन बुलाया। जोर देकर कहता है कि वह उसके बलिदान की सराहना करता है, लेकिन वह हैरान था कि उसकी सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, और उसे आराम से रहने और अपना ख्याल रखने के लिए भीख मांगी। महिला हैरानी में उसकी तरफ देखी और उससे पूछा कि क्या वो उसे जानती है। फिर ठंडक से आगे कहा कि अगर वह उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उसे रुकना चाहिए और बस खाना खाना चाहिए। दोलसू अफेंड महसूस करता है और उसे चिंता नहीं करने के लिए कहता है, जबकि वह लाल सूप को देखता है और सोचता है कि वह इस मील का एक बाइट भी बर्बाद नहीं करेगा, जिसे वह उसके अनमोल बलिदान का फल मानता था। जबकि लेडी अपने आप में हैरान थी कि वो क्या बकवास कर रहा है। दोलसू अपने विचारों को जारी रखता है। विश्वास था कि इतनी अच्छी डिश बनाने के लिए अपना खून ऑफर करना और फिर इतना मामूली एक्ट करना उसे शब्द के हर मायने में एक सेंट बनाता है। बोंगू नोटिस करता है कि दोलसू भावुक लगता है और हैरान था कि क्या वो असल में रो रहा है, सोचते हुए कि उसकी जिंदगी मुश्किल रही होगी। इसी बीच कांगजून, जो खाने और पीने में व्यस्त था, बोंगू की तरफ मुड़ा और उससे पूछा कि वह क्यों नहीं खा रहा है। बाद वाला जवाब देता है कि वह धीरे धीरे खा रहा था। फिर शिष्टाचार से अपना नाम ठीक किया, समझाते हुए कि उसे बोंगू बुलाया जाता है। कांगजून उसे सर टाइटल नहीं इस्तेमाल करने और बस उसे कांगजून बुलाने के लिए कहा, जिससे बोंगू सहमत हो गया। उसके बाद बोंगू कांगजून से पूछता है कि क्या वो उसे अपना शिष्य बनाना चाहेगा। कांगजून हैरानी में शब्द दोहराता है, फिर एक ठंडे स्पष्ट इनकार के साथ जवाब देता है। बोंगू निराश लगता है, लेकिन हैरान नहीं, अपने आप में सोचते हुए कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था, और समझाना शुरू किया कि वह एक एफ रैंक हंटर था। कांगजून उसे रोक देता है जब वह सूप बाउल उठाता है, कहते हुए कि वह उदास कहानियों को नहीं सहन कर सकता, लेकिन वह इसे सिर्फ इस मील के भुगतान के रूप में सुनेगा। बोंगू हैरान था और उत्साह से पूछता है कि क्या वह गंभीर है।
बोंगू समझाया कि वह हंटिंग कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसकी बहन की ट्यूशन फीस, जीने के खर्चों और उसकी माँ के हॉस्पिटल बिल्स के बीच कोई और जॉब नहीं थी जो काफ़ी पैसा देती हो। उसने आगे कहा कि अपनी माँ का इलाज करने के लिए उसे हीलिंग रेमेडी एलेक्सर की ज़रूरत थी। फिर कांग जून हैरानी में शब्द दोहराता है। एलेक्सर के बारे में हैरान था। वह अपने आप में सोचता है कि अगर उसका मतलब वही है जो वह सोच रहा है, तो एनॉक्स में इंपीरियल ट्रेजरी में इसकी 12 बॉटल्स रखी होनी चाहिए। बोंगू अपना इकरार जारी रखता है, कहते हुए कि वह जानता है कि यह एक दूर का सपना है, लेकिन वो यह भी जानता है कि एलेक्सर के साथ कोई अपनी कीमत अपनी मर्जी से तय कर सकता है। उसने आगे कहा कि एलेक्सर इतना रेयर है कि यह टेंस या यहाँ तक कि 100 बिलियंस में बेचा जाता है और कि इसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जब वो बोल रहा था, कांग जून जो सूप पी रहा था अचानक रुकने लगा। कांग जून जोर से खांसता जब वह डोलसू की तरफ देखता है जो अभी भी अपने मील का आनंद ले रहा था और बुड़बुड़ाता है कि उसे अपने साथ एक लाना चाहिए था। आगे कहता है कि डोलसू आमतौर पर बहुत कबाड़ कैरी करता है और वह कम से कम उन बॉटल्स में से एक पैक कर सकता था। किम बोंगू कांग जून से पूछ रहा था कि उसने क्या कहा था, समझाते हुए कि उसने अच्छे से नहीं सुना। लेकिन कांग जून ने सवाल को अनदेखा कर दिया, बस कहते हुए कि कुछ नहीं था। बोंगू बात करना जारी रखता है, समझाते हुए कि एलेक्सर पाने का कोई और तरीका नहीं था सिवाय खुद ही इसे पाने के, और इसलिए उसके पास गेट्स पर हमला करना जारी रखने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं था। फिर कांग जून ने उससे पूछा कि क्या उसने यह सिर्फ अपने शरीर का इस्तेमाल करके किया था। बोंगू इसकी पुष्टि करता है, समझाते हुए कि वह लगभग कई बार मर चुका था और कि वह चोटों के कारण महीनों तक बेड पर पड़ा रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद वह कोशिश करता रहा और किसी तरह सी रैंक तक प्रमोट होने में कामयाब रहा। कांग जून कमेंट करता है कि बोंगू की जिंदगी एक नवेल जैसी लगती है। बोंगू हैरान था कि क्या उसे सच में ऐसा लगता है, और आगे कहा कि गेट्स नजर आने से पहले हर कोई खुश था और उस रीजन से उसे उस खुशी को फिर से पाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ना जारी रखना पड़ा। बोंगू रोने लगा, भावुक हो गया। कांग जून उसकी तरफ शांति से देखता है, जबकि बोंगू उसका नाम बुलाता है, कहते हुए कि उसे सच में जितनी जल्दी हो सके मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि उसकी मां के पास ज्यादा समय नहीं बचा। उसने फिर उसे अपना शिष्य बनाने के लिए भीख मांगी, सिर्फ एक मौका मांगा और जोर देकर कहा कि वह उसे जो भी कहा जाएगा वह सब कुछ करेगा। कांग जून उसे बोंगपो बुलाता है और उससे पूछता है कि एक बड़ा आदमी सबके सामने क्यों रो रहा है। बोंगू माफी मांगता है, उसे ठीक करता है कि उसका नाम बोंगू था। लेकिन कांग जून उसे रोना बंद करने और अपने कंधों को सीधा करने और गर्व महसूस करने के लिए कहा। बोंगू उत्साह से सीधा खड़ा हो गया, जवाब देते हुए अपने आप में सोचते हुए कि वह बस बोंगपो होगा। लेकिन कांग जून उसे एक नया नाम बुलाता है, बोंगताए, और उससे पूछता है कि क्या वह सच में उसे जो भी कहा जाएगा वह सब कुछ करने के लिए तैयार है। बोंगू उत्साह से इस बात की पुष्टि करता है कि हाँ जरूर, वह बिल्कुल सब कुछ करेगा। अपने आप में सोचते हुए कि बोंगताए भी एक अच्छा नाम था, कांग जून उसे चेतावनी देता है कि यह आसान नहीं होगा और टास्क को लिस्ट करना शुरू किया। सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चों का ख्याल रखना और कुत्ते को घुमाना। फिर उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो यह सब कुछ संभाल सकता है। बोंगू हैरानी में सोचता है कि यह टास्क अजीब रूप से स्पेसिफिक लगते हैं, लेकिन वह तुरंत सहमत हो गया, कहते हुए कि वह सब कुछ कर सकता है। कांग जून कहता है कि यह अच्छा है क्योंकि यह उसकी बहन का बोझ थोड़ा कम कर देगा क्योंकि वह हर दिन मेहनत करती है। फिर उसने आगे कहा कि वह उसकी आइडेंटिटी भी उधार लेना चाहता है, जिसने बोंगू को शॉक कर दिया, जो हैरान था कि आइडेंटिटी से उसका क्या मतलब है। कांग जून ने समझाया कि उसका मतलब उसकी अवेकन रजिस्ट्रेशन कार्ड है, इशारा करते हुए कि इस तरह वह रजिस्ट्रेशन फीस बचा सकता है। अंदर ही अंदर कांग जून अपने प्लान के बारे में सोचता है, कहते हुए कि वह बोंगू के नाम पर गेट रेड्स बुक करेगा, उसके साथ एक पोर्टल के रूप में जाएगा और मॉन्स्टर्स को खुद संभालेगा। इस तरह पैसे की कोई चिंता नहीं होगी।
वो सोचता रहा कि भले ही वह हाई रैंक गेट्स क्लियर करे, वो प्रसिद्धि और सारी परेशानी से बच सकता है। उसने अपना विचार समाप्त किया कि आखिरकार बोंगपाल उसकी जगह मशहूर हो सकता है। फिर बोंगू से फिर से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो यह कर सकता है। बाद के एक सीन में बाहर मार्बस डोबरमैन रूप में था। जब दो महिलाएं उसके पास आई, एक ने कमेंट किया कि वह पागलपन से क्यूट था, जबकि दूसरी हैरान थी कि उसका मालिक कहाँ है। मार्बस अहंकार से सोचता है, उनकी हिम्मत को नफरत करता है। हैरान था कि वो यूं एक आम कुत्ते की तरह ट्रीट करने की हिम्मत कैसे करते हैं, बिना यह जाने कि वो कौन था। उनमें से एक ने कहा कि वो बस उसे सहलाना चाहती थी। यदि वीडियो थोड़ा बहुत ही पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हाइप करें। जबकि दूसरी हैरान थी कि क्या डोबरमैनस भयानक नहीं होते। पहली ने जवाब दिया कि वह बहुत क्यूट लगता है। फिर वह झुकी और पूछा कि क्या वह उसे थोड़ा सहला सकती है। वो अपने आप में घृणा से सोचता है, उन्हें तुरंत दूर होने के लिए कहता है, लेकिन महिला उसे सहलाना शुरू कर देती है, अपनी हैरानी व्यक्त करती है कि वो कितना नर्म था, और दूसरी ने एडमिरेशन के साथ आगे कहा कि वो इसका आनंद ले रहा लगता है। उसी पल मार्बस अपने गुस्से के बावजूद अपनी पूंछ हिला रहा था, अपने अपमान के बारे में सोचता रहा। महिला ने उसे एक हड्डी के आकार का ट्रीट ऑफर किया, समझाते हुए कि उसने उसे अपने पपी के लिए घर पर खरीदा था, लेकिन वो उसे दे रही थी। महिलाएं अलविदा कहने के बाद चली गई और मार्बा अकेले बैठा रहा, ट्रीट को घूर रहा था, घृणा से सोचते हुए कि यह सिर्फ कचरा है। लेकिन उसने कम से कम इसे टेस्ट करने का फैसला किया, क्योंकि यह उसे इंसानों की तरफ से एक श्रद्धांजलि के रूप में ऑफर किया गया था। जैसे ही उसने इसे चखा, उसकी आंखें शौक में बड़ी हो गई। डोबरमैन रूप में मार्बस शुद्ध खुशी से गोल गोल दौड़ना शुरू कर दिया, डिस्ट्रक्शन और डिबोचरी के अनुपम आनंद को सोचते हुए, जबकि एक डेमोनिक ओरा से घिरा हुआ था। उसी पल कंगजुन, जो उसे डोलू के साथ देख रहा था, उसे पुकारता है। हैरान था कि वो असल में क्या कर रहा है। कंगजुन मार्बस को देखता रहा, जिसने डोबरमैन का रूप ले लिया था। खुशी से हड्डी चबा रहा था और बड़बड़ाया कि यह ठीक है। फिर उसे चिंता न करने और जो वह कर रहा था वह जारी रखने के लिए कहा। सुबोंगू को अपनी पीठ पर लिए हुए था, जबकि उसे सूचित कर रहा था कि बाद वाला बेहोश था और पूछता है कि क्या उसे मार देना चाहिए। लेकिन कांगजुन, जो मार्बस को लिए उसके सामने चल रहा था, उसे मना करता है, बल्कि उसे घर ले जाने का ऑर्डर देता है। जैसे ही वे चल रहे थे, दोलसू को यह विचार आया कि लेडी सुबोबिन, कांगजुन की बहन, इससे खुश नहीं हो सकती है। लेकिन कांगजुन ने जवाब दिया कि वह आदमी को सड़क पर पड़ा नहीं छोड़ सकते। जबकि बोंगू दोलसू की पीठ पर अपनी नींद में कराहा रहा था, बाद वाले ने नोट किया कि वह एक भयानक बुरा सपना देख रहा लगता है, और सोचा कि उसे इटर्नल रेस्ट प्रदान करना ज्यादा साफ हो सकता है। लेकिन कांगजुन ने उसे एक गंभीर लहजे में डांटा, उसे वह दोहराने से मना किया। फिर कांगजुन सोते हुए बोंगू के माथे पर अपना हाथ रखा, नोट करते हुए कि उसे असल देखभाल की जरूरत है, और आगे कहा कि उसे उसकी सबसे खुशनुमा यादें दिखाना बुरा नहीं है। फिर दोलसू ने मैजिक की किस महसूस की और पूछा कि क्या यह आर्ट ऑफ ड्रीम्स है, और उसके दिमाग में आया कि यह विचेस का स्पेशल ब्लैक मैजिक था, जो उन्हें सपनों को अपनी मर्जी से बदलने की इजाजत देता है। हैरान था कि इंसान इस पर रजिस्ट्री नहीं कर सकते, लेकिन उसके मालिक जाहिर है सफल हुए। कांगजुन ने जवाब दिया कि उसने इसमें सिर्फ हल्का सा संशोधन किया था। उसके बाद बोंगू शांत होने लगा और दोलसू की पीठ पर शांति से सो गया। जबकि कांगजुन सोचता है कि बोंगू की असली जिंदगी नरक थी, तो कम से कम वह एक खुश सपना देख सकता है। सपने के अंदर बोंगू खुद को एक बच्चे के रूप में पाता है। हैरानी में था कि यह क्यों था। फिर उसका पिता नजर आता है और अपना हाथ उसके सर पर रखता है। उससे कहता है कि थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ वह जल्दी ही अपने पिता से बेहतर बन जाएगा। यंग बोंगू शौक में उसकी तरफ देखता है, हैरान था कि क्या वह सच में उसका पिता है। पिता मुस्कुराता है और उससे कहता है कि वह पहले ही बहुत बड़ा हो गया है, जबकि बोंगू उदासी से सोचता है कि उसका पिता बहुत समय से चला गया था। फिर पिता उसे कहता है कि अगर वह चला गया तो वह घर का आदमी होगा। बच्चा उससे पूछता है कि उसका पिता क्यों नहीं रुक सकता।
लेकिन पिता उसे पूछता है कि क्या वह बहादुरी से अपनी माँ और बहन की रक्षा करेगा। पिता उसे कहता है कि उसे उस पर भरोसा है और माफी मांगता है। तो बच्चा बोंगू रोने लगा, उसे नहीं जाने के लिए भीख मांगता है, जोर देकर कहता है कि वह इसे सहन नहीं कर सकता। वह रोता रहा, वचन देता रहा कि वह पब्लिक बात से जल्दी वापस आने की शिकायत नहीं करेगा, मछली पकड़ते समय बोर होने की शिकायत नहीं करेगा और पहाड़ों पर चढ़ाई करते समय उसे उठाने के लिए नहीं पूछेगा। अचानक उसकी मां ने आवाज दी, घोषणा की कि रात का खाना तैयार है, बारबेक्यू और नई मॉर्निंग सीन। सीन बदलकर एक फैमिली बारबेक्यू पर आता है, जहां पिता ने मां को कुछ बियर ऑफर की, जबकि मां ने कमेंट किया कि खाना डिलीशियस होगा। पिता ने एटमॉस्फेयर के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की, कहते हुए कि उन्हें यह अक्सर करना चाहिए। मां सहमत हुई, कहते हुए कि बच्चे सचमुच खुश लगते हैं। इससे पहले कि वह अपने बेटे को बुलाती, उसे उनके साथ ज्वाइन होने के लिए पूछती। बच्चा बोंगू अपनी आंखों में आंसुओं के साथ अपने फैमिली को देखता है, अपने माता पिता का नाम फुसफुसाता है। उसकी मां ने उससे पूछा कि क्या गलत है और क्या उसे उसका पसंदीदा मील करी राइस पसंद नहीं है। उसने जवाब दिया, रोते हुए कि खाना बस बहुत डिलीशियस था। फिर उसने अपने पिता की तरफ देखा, जो उसकी छोटी बहन जुई को पकड़े हुए थे, और अपनी मां की तरफ, उन्हें अपने दिल में प्यार से बुलाता है। सीन बदलकर एडल्ट बोंगू पर आता है, जो सपने में बैठा है, मजबूती से सोचते हुए कि वह उन सबको आराम देगा और उनसे उस पर भरोसा करने के लिए कहेगा। फिर वह संतुष्टि में मुस्कुराया, यह विश्वास करते हुए कि वह घर का आदमी बन गया है और जिम्मेदारी ले सकता है। उसने अपनी खुश फैमिली की याद पर एक नज़र डाली, यह इच्छा करते हुए कि वह सब फिर से खुश हो सकते हैं। वास्तविकता में, बोंगू सुबिन, कंग जुन की बहन, की आवाज से जागा, जो उसे बुला रही थी और उसे कहती थी कि उसने हैंगओवर सूप तैयार किया है। वो चौंक कर जागा और बैकग्राउंड में दोलसू को सुना गया, जो कंग जुन से पूछ रहा था कि क्या उन्हें उसे मार देना चाहिए। सुझाव देता है कि उसे हमेशा के लिए सोने देना चाहिए, जैसा उसने चाहा था। लेकिन कंग जुन हैरान था कि वह उसे मारने के लिए इतना ऑब्सेस्ड क्यों था और उसे कहा कि इंतजार करो जब तक वह जाग नहीं जाते, ताकि साथ में खा सकें। फिर सुबिन ने उसका नाम फिर से बुलाया, तो बोंगू उलझन में बैठ गया और बोलने की कोशिश कर रहा था। कुछ पलों बाद, वह मुश्किल से उठ गया, अपना सर पकड़े हुए और बड़बड़ाते हुए कि उसका सर दर्द कर रहा है। कमरे के दूसरी तरफ, कंग जुन जमीन पर बैठा था, अपनी बेटी सोल को पकड़े हुए और उसे नरम से पूछ रहा था कि क्या उसने फिर से खाया था और क्या खाना डिलीशियस था। जबकि बच्ची मासूमियत से जवाब देती थी कि उसने खाया था और यह डिलीशियस था। बोंगू इस सीन को पूरे शौक में देखता है, कंफ्यूजन से भरा हुआ था। हैरान था कि क्या वह अभी भी सपना देख रहा है और वह असल में कहाँ है। फिर उसने महसूस किया कि वह कंग जुन के घर में था। इससे पहले कि वह हैरान हो कि वह बच्चा कौन था जिसे वह देख रहा था, कंग जुन अपनी बेटी सोल को सहलाना जारी रखता है और उसके साथ पीकाबू का गेम खेलता है। अपने आप में हैरान था कि उनकी छोटी राजकुमारी किसके जैसी लगती है, जो इतनी क्यूट है। बच्ची हंस रही थी और उत्साह से अपने पिता को बुला रही थी। कंग जुन गर्व महसूस करता था, उसे एक स्मार्ट लड़की मानता था और कि वह अपने पिता जैसी लगती है क्योंकि वह इतनी शानदार है। एक पल बाद, कंग जुन ने किम बोंगू को अपनी नींद से जागते हुए नोटिस किया, जो जमीन पर था और अपने आप में हैरान था कि क्या बाद वाले ने अभी अभी हुआ सीन देखा था। बोंगू कंफ्यूज महसूस करता था और कंफर्म किया कि उसने सच में देखा था। कंग जुन का तनाव बढ़ गया जब उसने तेज लहजे में पूछा कि उसने कितना देखा था और उसने किस हद तक जो हुआ वह देखा था। जबकि कांपता हुआ बोंगू जवाब देता था कि उसने तब से नोटिस करना शुरू किया जब बच्ची ने अपने पिता को योर प्रिंसेस बुलाया, जब तक कि उसने उसे अपने पिता जैसा दिखने का वर्णन नहीं किया। कंग जुन का चेहरा अंधेरा हो गया जब उसने अपनी बेटी की आंखों को अपने हाथों से ढक दिया, सोचते हुए कि उसे बोंगू को मार देना होगा ताकि उसका मुंह बंद रहे। अपने आप से अपना अफसोस व्यक्त करता है। बोंगू घबरा गया, एक पल के लिए सोचता रहा कि यह सच है, इससे पहले कि वह महसूस करे कि यह कंग जुन की शर्मिंदगी थी। लेकिन बोंगू अपने तकिए के नीचे छिप गया, कांपते हुए अपने आप में हैरान था कि किस तरह का आदमी मजाक में भी ऐसी बात कहता है, और पूरी तरह विश्वास था कि कंग जुन सच में ऐसा कर सकता है। फिर उसने अपनी स्मेल नोटिस की और अपने आप से कहा कि उसे शराब की गंध आ रही है। उसी पल, सुबिन ने दरवाजा खोला और इशारा किया कि सूरज निकल चुका था और कि कंग जुन अभी अभी जागा था। बोंगू राहत महसूस करता था कि वह अभी भी जिंदा था। सुबिन उसकी तरफ नरम से मुस्कुराई।
उसे एक एंजल जैसी लगती थी, सोचते हुए कि उसे बुरा महसूस हो रहा होगा, और उससे कहा कि उसने हैंगओवर सूप तैयार किया है और उसे खाने के लिए इनवाइट किया। बोंगू अंदर से छुआ गया और उसकी जान लगभग लेने वाले एक उलझे हुए सिचुएशन से उसे बचाने के लिए उसका धन्यवाद किया। पहचान और नई जिम्मेदारी। ब्रेकफास्ट के दौरान सुबिन ने बोंगू से पूछा कि क्या वह मिस्टर बोंग चेंग थे, तो उसने धीरे से उसे ठीक किया कि उसका नाम बोंगू था। उसने नरम से माफी मांगी, जबकि उसने उसे आश्वस्त किया कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बोंगू सोचता था कि यह उसके लिए एक लूजर ड्रंक की तरह अपनी बुरी इमेज ठीक करने का मौका है। फिर उसने सुबिन की कुकिंग स्किल्स की तारीफ की, जोर देकर कहता है कि वह अमेजिंग थी, और कोई हैरानी नहीं कि उसका पति संतुष्ट और खुश लगता था। जबकि कांग जुन की तरफ देखता था, जैसे वह इरादा किया गया व्यक्ति हो। कांग जुन ने उसकी बात को तेज से रोक दिया और उसे ठीक किया कि वह गलत था, समझाते हुए कि सुबिन उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी असली बहन थी। फिर उसने डिस्कशन ठंडक से खत्म की और सबको खाने के लिए इनवाइट किया। बोंगू शर्मिंदा महसूस करता था और घबराहट से जवाब दिया। अपने पिछले शब्दों पर अफसोस करता था और सोचता था कि उसे चुप रहना चाहिए था। सुबिन ने अपनी बात बोंगू की तरफ की और उससे कहा कि कांगजुन ने उसे बताया था कि वह भाइयों की तरह क्लोज थे। बोंगू एक पल के लिए हैरान था। फिर उसने महसूस किया कि उसका क्या मतलब था और उसकी बात मान ली। सुबिन ने अपनी अचानक रिक्वेस्ट के लिए माफी मांगी, लेकिन उसने नरम से उसे कांगजुन का थोड़ा ख्याल रखने के लिए कहा। बोंगू शौक में अपनी स्पून छोड़ दी। हैरान था कि उसे कांगजुन जैसे किसी का ख्याल रखने के लिए कैसे कहा जा सकता है। उसने उस आदमी को याद किया जिसने एक सिंगल ग्लांस से एक रैंक हंट अलायंस को हरा दिया था और जिसने एक बॉस लेवल डीमन को ऐसे पाल लिया था जैसे वह एक छोटा पप्पी हो। वह अपने आप में हैरान था कि उसका ख्याल रखने का क्या मतलब हो सकता है, जबकि कांगजुन उसके बगल में शांति से अपना खाना खा रहा था। सुबिन ने समझाया कि सच यह था कि कांगजुन एक गेट के अंदर फंसा हुआ था और 1 महीने से कम समय पहले ही बाहर की दुनिया में वापस लौटा था। बोंगू हैरान था। उसने गेट रिटर्नीज और सर्वाइवर्स के बारे में पढ़ी हुई हेडलाइंस याद की और महसूस किया कि उसका भाई इन खबरों में जिक्र किए गए सर्वाइवर्स में से एक था। उसने यह भी सोचा कि इन हाई लेवल हंटर्स में से कुछ, जो विदेश से लौटे थे, उन्होंने गेट्स के अंदर प्राप्त की हुई रहस्यमयी शक्तियां रखी थीं। बोंगू अपने आप में हैरान था कि क्या कांगजुन उनमें से एक था भी। फिर कांगजुन ने उसे रोक दिया, अपना खाना चबाते हुए और समझाते हुए कि वह वहां नहीं फंसा था जैसा दूसरों को लगता है। सुबिन ने उदासीनता से जवाब दिया कि यह उसके एक कॉन्टिनेंट का राजा होने जैसा कुछ था। बोंगू की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं जब उसने महसूस किया कि वह एक असल राजा के बारे में बात कर रहे थे। बोंगू ने कांगजुन की एक महान सम्राट के रूप में तस्वीर कल्पना की। कांगजुन ने अपनी बहन को समझाया कि वह सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि सम्राट खुद थे। सुबिन ने जवाब दिया कि उसे दोनों टाइटल्स के बीच ज्यादा अंतर नहीं दिखता। कांगजुन ने जोर दिया कि अंतर बहुत बड़ा था और कि किंग्स तो उन्हें आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं करते थे, जिसने बोंगू को और भी हैरान कर दिया। जब उसने अपने दिमाग में दोहराया कि वह सच में एक सम्राट था, दोसू ने कॉन्वर्सेशन में दखल दिया और कांगजुन से पूछा कि क्या उसे बराथियन किंगडम के पूर्व राजा याद थे। कांगजुन ने नाम पहचाना नहीं और पूछा कि उसका क्या मतलब है। बोंगू ने निष्कर्ष निकाला कि बुजुर्ग आदमी दोसू भी एक आम व्यक्ति नहीं था। दोसू ने समझाया कि उसका मतलब वह आदमी था जिसका सर काट दिया गया था। उसके बाद जब उसने सम्राट को आंखों में देखने की हिम्मत की और बगावत का झंडा उठाया, कांगजुन ने उदासीनता से इंसिडेंट याद किया जिसने बोंगू को शॉक में फंसा दिया। सुबिन बोंगू की तरफ मुड़ी, समझाते हुए कि कांगजुन जिससे गुजर रहा था उसे एक तरह का आफ्टर इफेक्ट माना जा सकता है, और आगे कहा कि उसे समाज में फिर से एडजस्ट होने के लिए कुछ समय चाहिए। बोंगू ने कंफर्म किया कि वह समझता है, सोचते हुए कि सब कुछ अब समझ में आने लगा है। बोंगू की आंखें चमक उठीं जब उसने उत्साह से सोचा कि कांगजुन के पास वह प्रतिष्ठा और शक्ति थी क्योंकि वह अतीत में एक सम्राट था। फिर उसने दोसू से पूछा कि क्या उसने उस समय प्रधानमंत्री जैसा पद रखा था। दोसू ने जवाब दिया कि वह उस युग में एक स्ट्रेटेजिस्ट था। बोंगू यह नहीं बता सकता था कि क्या वह सच बोल रहा था या बस मूड के साथ जा रहा था। सुबिन ने बोंगू से कांगजुन को नॉर्मल लाइफ में फिर से एडजस्ट होने में मदद करने के लिए कहा। बोंगू उत्साह से सहमत हो गया, जोर देकर कहता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। सुबिन ने आभार से उसका धन्यवाद किया। फिर वह दोसू की तरफ मुड़ी और नर्म से उससे पूछा कि क्या उसने कभी पार्ट टाइम जॉब लेने के बारे में सोचा है। दोसू कंफ्यूज लगता था और हैरानी में उससे पूछता है कि यह जॉब जिसके बारे में वह बात कर रही थी
उसका क्या मतलब है, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह क्या था। सुबिन समझाती है कि उस ग्रोसरी स्टोर का मालिक, जहां वह घर के सामने अक्सर जाते हैं, मदद ढूंढ रहा है। वह आगे कहती है कि उसने दोसू का जिक्र अचानक से किया और मालिक ने कहा कि उसे इंटरव्यू के लिए आना चाहिए। दोसू लेडी सुबिन के लिए अपना गहरा आभार व्यक्त करता है, समझाते हुए कि उसके पास अपने मालिक की सेवा करने का एक पवित्र कर्तव्य है और वह एक पल के लिए भी उनका साथ नहीं छोड़ सकता। कंग जुन एक इनकार के साथ रोक देता है। कंग जुन बस दोसू को जॉब एक्सेप्ट करने का आर्डर देता है, इशारा करते हुए कि उसका हर जगह पीछा करना दर्दनाक है। वह अपने आप में सोचता है कि वह उसे ग्रोसरी स्टोर जॉब एक्सेप्ट करवाएगा ताकि वह अर्थ की संस्कृति से आदत डाल सके। अपने पिछले अतीत अद्भुत पलों को याद करते हुए वह यह भी आगे कहता है कि यह काम भले ही ज्यादा पैसा नहीं देता, उनके फाइनेंस में मदद करेगा। दोसू विरोध करता है, अपने मालिक को अर्थ पर अपना शानदार एम्पायर स्थापित करने के अपने वादे की याद दिलाता है। कंग जुन सहमत होता है कि उसने सच में वादा किया था, लेकिन वह समझाता है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस डायमेंशन की संस्कृति और यहाँ के लोगों की गहरी समझ की जरूरत है। वह जोर देकर कहता है कि वह उसे एक स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में अपने कर्तव्यों को छोड़ने के लिए नहीं पूछ रहा है, बल्कि उस पर भरोसा है और अपने देश की स्थापना से संबंधित सभी मामलों को उसे सौंप रहा है। दोसू अचानक महसूस करता है कि उसका मालिक उसकी वफादारी की परीक्षा ले रहा है, तो वह नाटकीय रूप से जमीन पर लेट जाता है। अपने मालिक से उसे मौत देने और उस पर न्याय करने के लिए भीख मांगता है। कंग जुन इस स्थिति से परेशान हो जाता है और उसे शांत होने के लिए कहता है। दोसू अपना नाटकीय भाषण जारी रखता है, कबूल करता है कि वह अपने मालिक की गहरी इच्छा को समझ नहीं पाया और कि वह उनके नेक चेहरे को देखने के लायक भी नहीं है। कंग जुन उदासीनता से जवाब देता है। दोसू वचन देता है कि वह खुद को अपने पूरे अस्तित्व से जांच में समर्पित कर देगा, जब तक उसका शरीर चूर चूर नहीं हो जाता और उसकी हड्डियां धूल नहीं बन जाती। कंग जुन सुबिन की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि दोसू इंटरव्यू के लिए जा रहा है। वह हाँ में जवाब देती है। सीन दोसू के लेटने के साथ खत्म होता है, एक कैप्शन के साथ जो वर्णन करता है कि चार्टिया वांडा क्रेमली बुजुर्ग आदमी जो दोसू ने अपने जीवन के दूसरे अध्याय में रोजगार को चैलेंज करने का फैसला किया। गेट का खतरा और मापे बस। बाद में किम बोंगू को किचन में बर्तन धोते हुए देखा जाता है। सुबिन इस मामले पर कंग जुन को कमेंट करती है कि वह जानती है कि वह उनका मेहमान है, लेकिन वह हैरान है कि वह उसे बर्तन धोने के लिए कह रहा है। कंग जुन समझाता है कि वह वही था जिसने इस पर जोर दिया था और उससे थोड़ा आराम करने के लिए पूछता है। सुबिन हैरान थी कि क्या यह सच में उचित है, जिसका कंग जुन कमेंट करता है कि बोंगू हैरानी से बर्तन धोने में अच्छा है। सुबिन टीवी पर खबर देखती है और हैरान थी कि क्या इसका मतलब है कि एक खास एरिया में लोगों की संख्या में वृद्धि गेट्स के नजर आने की संभावना बढ़ा देती है। न्यूज पर न्यूज़कास्टर समझाता है कि इसका मतलब सियोल और चारों तरफ के गोंगी एरिया में गेट अपीयरेंस इसकी हाई फ्रीक्वेंसी है। एक्सपर्ट इसकी पुष्टि करता है, आगे कहते हुए कि इन शहरी इलाकों के निवासियों को हमेशा अलर्ट रहना होगा। वह समझाता है कि जब नए गेट्स नजर आते हैं तो वह अपने नजर आने पर 1 से 2 किमी रेडियस के अंदर सभी तरह के जीवन को अब्सॉर्ब करने लगते हैं, जिसके लिए हमेशा तैयारी की जरूरत होती है। एक्सपर्ट आगे कहता है कि एकेडमिक कम्युनिटी का विश्वास है कि सोल में हान रिवर के दक्षिणी एरिया में एक गेट नजर आने की हाई प्रोबेबिलिटी है और कि इसके लिए काउंटर मेजर्स प्लान किए जा रहे हैं। सुबिन हाफती है और महसूस करती है कि उनका घर भी गंगनम एरिया में है, तो वह अपनी चिंता व्यक्त करती है, हैरान थी कि अगर एक गेट नजर आता है तो वह क्या करेंगे। कंग जुन यह आश्वस्त करता है कि कुछ नहीं होगा। उसी पल बच्चा सोल उसकी तरफ दौड़ता है, अपने पिता को बुलाता है। सोल सीधे मार्बूस की तरफ दौड़ता है, जो एक छुआवा के रूप में है, और उसे उत्साह से गले लगाता है। उसे चूमने की कोशिश करता है। कंग जुन एक गंभीर लहजे में दखल देता है, अपनी बेटी को ऐसा करने से रोकता है। वह उसे समझाता है कि यह कुत्ता गंदा और डिस्गस्टिंग है और कि अगर वह उसे चूमती है तो उसे चोट लग सकती है। अपने दिमाग में वह खुद को मार्बस को ब्रूटली पीटते हुए कल्पना करता है। उस खतरे पर गुस्से में था जो वह प्रदर्शित करता है। सोल अपने पिता की तरफ उलझन में देखती है, हैरान थी कि क्या वह सचमुच चोट खाएगी। इसके विपरीत मार्बस डर महसूस करता है, अपने आप में हैरान था कि उसे क्यों टारगेट किया जा रहा है, भले ही उसने कुछ नहीं किया। सुबह कंग जुन को पीछे से मारती है और उसे डांटती है, अपनी बेटी के सामने जानवरों को परेशान करने के लिए। कंग जुन कंफ्यूज लगता है।
कांग जुन मार्बस को परेशानी से देखता है। हैरान था कि क्या उसे सचमुच उसे एक जानवर मानना चाहिए। फिर वह महसूस करता है कि बच्चा इसे इस तरह देखता है, तो वह इसके साथ जाना का फैसला करता है। सोल उसे सिर्फ सहलाने का फैसला करती है और ऐसा करना शुरू करती है। कांग जुन सीन को देखता है, उसकी शान और सुंदरता पर विचार करता है। सुबिन अपने आप में सोचती है जब कांग जुन अपनी बेटी को देखता है जो उसे प्यार से बुलाती है। हर बार जब वह उसे देखता है तो उसका दिल गम हो जाता है। वह उसे अपनी बाहों में पकड़ता है, महसूस करता है कि यह डेंजरस दुनिया उसके लिए एक उचित जगह नहीं है और वह अपने आप में मानता है कि उसका हीरो बनने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वह इस दुनिया को कम से कम थोड़ा सा बदलना चाहता है। पैसा और कॉमिक कैफे। अगले दिन कांग जुन एक लिफाफा, शायद पैसे से भरा हुआ, सुबिन को देता है। उससे उसे मदद करने के लिए पूछता। सुबिन ने उस लिफाफे को खोला जो कांग जुन ने उसे दिया था और उससे पूछा कि अंदर कितना है। उसने उसे कहा कि यह 5 मिलियन वॉन है। वह हैरान लगती थी और उससे पूछा कि उसे अचानक यह सब पैसा कहाँ से मिला। कांग जुन ने दावा किया कि उसने उत्सुकता से अपने बैंक सेविंग्स चेक किए थे और उसे यह अमाउंट वहां मिला। आगे कहता है कि उसे लगा कि यह पैसा वही था जो वह गायब होने से पहले धीरे धीरे बचा रहा था। बैंक पासबुक में 5 मिलियन वॉन का बैलेंस दिखाया गया। सुबिन भावुक हो गई और थोड़ा रोने लगी। कांग जुन के लिए अपना आभार व्यक्त करती थी। फिर उसने कबूल किया कि वह उसे पहले नहीं बता सकी क्योंकि वह उसे चिंता नहीं देना चाहती थी और कि वह हाल ही में फाइनेंशियल रूप से संघर्ष कर रही थी। उसने आगे कहा कि वह यूटिलिटी बिल्स, रेंट और यहां तक कि खाने के खर्चों से परेशान थी। सुबिन अपने आंसू पोंछती है और मुस्कुराई। उसका धन्यवाद किया और नोट किया कि उसकी वजह से वह आखिरकार थोड़ा सा सांस ले सकती है। कांग जुन ने उससे पूछा कि क्या वह ईमानदार हो रही है। फिर उसने मुस्कान के साथ जवाब दिया कि उसने पहले महसूस नहीं किया था और कि वह खुश था कि पैसा उसकी मदद कर रहा है। सुबिन ने कहा कि वह उस रात के खाने के लिए उसके लिए कुछ डिलीशियस बनाएगी और उससे पूछा कि क्या वह खासतौर पर कुछ खाना चाहता है। उसने बस जवाब दिया कि कुछ भी ठीक होगा। सुबिन कमेंट करती है कि वह बहुत डायरेक्ट था। ये वीडियो थोड़ा बहुत ही पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हाइप करें। चैनल की रीच डाउन है इस टाइम, इसीलिए दबा के हाइप और लाइक करें ताकि चैनल की रीच वापस आ जाए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब इसका नया चैप्टर नए हफ्ते आएगा।